अब नहीं पढ़ोगे तो बहुत पछताओगे। एग्ज़ाम तुम्हारा बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तुम्हारे पास अप्रॉक्स 1 महीने का टाइम है। अगर अब तुम नहीं पढ़ा तो बहुत पछताओगे, फेल हो जाओगे अपने एग्ज़ाम में। याद रखना इस चीज़ को। इसलिए आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग पढ़िए। आज का जो लेक्चर हम लोग का होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेस्ट तरीके से आज हम लोग सभी चीज़ों को डिज़ाइन किए हैं। इतने अच्छे से पढ़ाएं कि पूरे यूट्यूब पे अगर आप देखिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ से 90% आने की फुल गारंटी हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो लगे हुए हैं इस चीज़ का रिसर्च करने में कि सबसे जिस क्वेश्चन का आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है ना, जिस क्वेश्चन का आने का सबसे ज़्यादा चांस है उस चीज़ को हम लोग गेस कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को सभी लोग लगे हुए हैं। उसी तरह से आप लोग भी लग जाइए। डेली 8 से 10 घंटा आप लोग को पढ़ना है। डेली के डेली आप लोग भी अपने आप में चैलेंज बना लीजिए कि डेली हमको 8 से 10 घंटा पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं क्या, कर्नाटका बोर्ड जीएनएम एनुअल और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं 2023 से 2024 सेशन वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 10 तक कवर किए थे, है ना, 10 तक ही कवर किए थे। आज हम लोग आगे भी देखते हैं कि क्या है। जैसे ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है ना, ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर चुके थे। चलिए, तो आज हम लोग का क्या है, रिपोर्ट है। ये सारा चीज़ खत्म हो गया था। 10 से स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट क्या होता है? देखो, रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्ट ये चीज़ होता है कि जब कोई भी चीज़ लिखते हो, ठीक है ना, या कोई भी चीज़ बोलते हो, ठीक है ना, और उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है ना, क्या करते हो, उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हो। ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या है, वो हो गया तुम्हारा रिकॉर्ड। ठीक है, रिपोर्ट क्या होता है कि जो तुम चीज़ लिखे थे, ठीक है ना, जो लिखे थे आप अपने पेज पे या कॉपी पे जो लिखे थे, है ना, या उसको क्या किए थे, रिकॉर्ड किए थे, है ना, किसी स्पीकिंग को या किसी स्पीच को, किसी वॉइस को जो आप रिकॉर्ड किए थे, अगर आप उसको किसी को दिखा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, किसी के सबूत में दे रहे हैं, तो आप क्या दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल है इसका, जब आप लोग अपना सैंपल देते हैं क्या करने के लिए, तो लैब में जब देते हैं अपना सैंपल टेस्ट कराने के लिए, लैब में अपना सैंपल देते हैं टेस्ट कराने के लिए, तो वो क्या करता है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आपके ब्लड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करता है, एक आपके समझिए कि एक पेपर पे वो सारा चीज़ नोट डाउन कर देता है। ये चीज़ क्या बन जाता है अब आपका रिपोर्ट। ठीक है ना, तो जो भी आपका इंफॉर्मेशन है ब्लड का, वो क्या किया, वो रिकॉर्ड कर लिया अपने मशीन के थ्रू, और रिकॉर्ड करके आपको क्या कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि हमारा रिपोर्ट आया है फलाना चीज़ का, फलाना चीज़ का। तो रिपोर्ट का वही मतलब होता है, जो आप रिकॉर्ड किए हैं अगर उसी को आप किसी के सामने पेश कर रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, वही आपका क्या है, रिपोर्ट है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार हॉस्पिटल में भी होता है। जैसे इसको हम लोग देख लेते हैं, अ रिटेन कर रहा है अ रिटेन और स्पोकन डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, अ रिटेन और स्पोकन डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू हैव सीन, कर रहा है व्हाट हैव यू सीन, हियर्ड और डन एंड स्टडीड इट etc। कह रहा है कि जो भी आप जो है लिख रहे हैं, ठीक है ना, या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है ना, वो सब चीज़ क्या है, अगर उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, अ रिटेन और स्पोकन डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू हैव सीन, ठीक है ना, अगर जो आप चीज़ों को देखें, ठीक है ना, या
देखे या सुने या कोई काम किए या पढ़े, इस सारी चीज़ों को अगर स्पोकन इसका स्पोकन और रिटन फॉर्म में अगर रखते हैं तो ये क्या बन जाता है, रिपोर्ट बन जाता है। ठीक है ना। आगे कह रहा है रिपोर्ट के बारे में, इन नर्सिंग क्या है, इन नर्सिंग रिपोर्ट इज क्रिटिकल कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या है रिपोर्ट, क्या है नर्सिंग में, इन नर्सिंग रिपोर्ट इज क्रिटिकल कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है ना। यानी कि नर्सिंग में जो रिपोर्ट होता है ये क्रिटिकल यानी कि गंभीर कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है ना। कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी बातचीत करने का प्रोसेस होता है। डैट इंश्योर, जो इंश्योर करता है किस चीज़ को कंटिन्यूटी ऑफ केयर को, जो केयर का जो कंटिन्यूटी होता है उसको सुनिश्चित करता है। पेशेंट सेफ्टी को, ठीक है ना, पेशेंट के सेफ्टी को सुनिश्चित करता है। इफेक्टिव टीम वर्क को क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है। कौन, रिपोर्ट। जैसे अभी हम समझाते हैं आप लोगों को, बोल रहा है कि नर्सिंग में जो रिपोर्ट होता है वो क्रिटिकल कम्युनिकेशन प्रोसेस है। यानी कि ये रिपोर्टिंग जो हम लोग करते हैं ना, रिपोर्टिंग, ये एक तरह का प्रोसेस होता है। और किस टाइप का होता है, गंभीर, क्रिटिकल कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना। अगर एक रिपोर्ट, अगर मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को किसी पेशेंट के बारे में अगर कोई चीज़ लिख दिए हैं कि पेशेंट को फीवर आ रहा है, पेशेंट का ये इस टाइप का इन्वेस्टिगेशन है, पेशेंट का वाइटल साइन ये है। अगर मेरे बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो उस रिपोर्ट के ज़रिए समझ सकते हैं कि हाँ हम क्या लिखे हैं। तो रिपोर्ट का वही मतलब होता है ना, कम्युनिकेशन। ठीक है ना। ये किस किस चीज़ को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है, तो कंटिन्यूटी ऑफ केयर, यानी कि जो केयर का कंटिन्यूटी है उसको। जैसे देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ छोटा छोटा थोड़ा दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को सुधारेंगे। और ये जो इस तरह से पेज हम लोग का इस तरह से लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो इसको हम लोग अब अच्छे से सुधार के इस डायरेक्शन में लगाएंगे। ठीक है, ऐसे लगाएंगे और बड़ा बड़ा होगा, सब चीज़ क्लियर देखेगा। बस यहीं तक थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है इसी लेक्चर तक। इसके बाद हम लोग का एकदम मस्त समझिए कि नोट्स बनेगा, कंटेंट बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट तक आप लोग को समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। अब है टाइप ऑफ नर्सिंग रिपोर्ट। इसका कौन कौन सा टाइप होता है। एक है क्या है, हैंड ओवर रिपोर्ट क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है, सिस्टर मॉर्निंग शिफ्ट में है, नर्स मॉर्निंग शिफ्ट में है, इनका टाइमिंग हो गया 8 बजे, अब इनको 2 बजे जाना है। तो ये जो भी 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो भी एक्टिविटी किए हुए हैं पेशेंट के साथ, जो भी इंटरवेंशन किए हैं, जो भी नर्सिंग केयर प्लान बनाया है ना, जो भी इवेल्युएशन है, इनका जो भी रिपोर्ट बन के तैयार हुआ है, इसको अब जो 2 बजे के बाद वाली जो नर्स आने वाली है उसको हैंड ओवर करना है सारा चीज़, कि कितना पेशेंट हॉस्पिटल में आया, कितना का डिस्चार्ज हो गया, कितना न्यू एडमिशन है, ये सारा चीज़ A to Z हैंड ओवर किया जाता है। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना। ठीक है ना। तो किसको सौंपा जाता है, जो दूसरी सिस्टर आती है, जो नर्स आती है, उसको पहले वाले जो मॉर्निंग शिफ्ट वाली सिस्टर है या नर्स है, वो क्या करती है, वो इवनिंग शिफ्ट वाले सिस्टर को सौंपती है। तो इसी को बोला जाता है क्या, हैंड ओवर रिपोर्ट। यानी कि जो भी रिपोर्ट बना है उसको हैंड ओवर करती है। वही कह रहा है कि एंड ऑफ शिफ्ट लिखा है, एंड ऑफ शिफ्ट, यानी जो शिफ्ट चलता है, शिफ्ट का जो एंड है, ठीक है ना, एंड है, शिफ्ट के एंड पर रिपोर्ट, ये टू यहाँ नहीं रहेगा, ये गलत है, रिपोर्ट ट्रांसफरिंग टू नर्स। ठीक है, इसको हटा के हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं, ट्रांसफरिंग टू नर्स। ठीक है, ट्रांसफरिंग टू नर्स, यानी कि ये हो गया एंड ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट ट्रांसफरिंग टू नर्स। कह रहा है कि शिफ्ट का जो एंड है, शिफ्ट का जो एंड है, तो रिपोर्ट किया जाता है किसको, रिपोर्ट ट्रांसफरिंग किया जाता है। मतलब कि जो रिपोर्ट है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, जो अदर नर्स आती है ना, यहाँ अदर नर्स होगा, जो भी दूसरा नर्स आती है उसको क्या किया जाता है, रिपोर्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हैंड ओवर रिपोर्ट का मतलब यही होता है कि जो भी आप अपने प्रीवियस ड्यूटी में किए हैं उसको नेक्स्ट वाले के पास
हैंड ओवर करना यानी सौंपा जाता है, ठीक है। शिफ्ट रिपोर्ट क्या है? शिफ्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये शिफ्ट रिपोर्ट है जब कोई भी नर्स अपने शिफ्ट पीरियड में रहती है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, उस समय रहती है, तो ये रिपोर्ट बनता है। ये क्या है? समरी होता है, समरी ऑफ पेशेंट केयर ड्यूरिंग अ शिफ्ट, यानी शिफ्ट के दौरान, यहाँ लिखा है शिफ्ट के दौरान, शिफ्ट के दौरान पेशेंट केयर का क्या? समरी, ठीक है ना, समरी होता है। जो भी पेशेंट को आप केयर दिए हैं उसका एक समराइज्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तीसरा नंबर कह रहा है इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट में क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एडवर्स इवेंट और नियर मिसेज। कह रहा है एडवर्स इवेंट का मतलब होता है, एडवर्स का मतलब होता है कि बुरा, ठीक है ना, कोई बुरा अवस्था आ जाता है ना, बुरा कंडीशन आ जाती है, एडवर्स कंडीशन, एडवर्स इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना। तो जो भी एडवर्स, जो भी कोई बुरा घटना घटता है उस चीज़ को क्या करना होता है? डॉक्यूमेंट करना होता है, लिखना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना होता है ना, लिखना होता है। तो इसको बोला जाता है इंसिडेंट रिपोर्ट। तो ये सब जो भी घटना होती है आपके शिफ्ट के दौरान पेशेंट के साथ, है ना, मान लो कि पेशेंट है उसको सीजर आ गया, है ना, या अचानक से बेड से नीचे गिर गया, ये क्या है? ये एक तरह का एडवर्स इवेंट है ना, बुरा घटना है जो घटा। इस चीज़ को आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, लिखना है। कहाँ लिखेंगे? किस रिपोर्ट में इसको लिखेंगे? तो इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखेंगे। इंसिडेंट का मतलब ही होता है क्या? घटना, ठीक है ना, कोई फेनोमेना घटना होता है। तो इस नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। अब है मेडिकेशन एरर रिपोर्ट। अगर आप मान लीजिए कोई मेडिकेशन कर रहे हैं, है ना, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब मेडिकेशन दे रहे हैं अपने पेशेंट को, और आपसे एरर हो गया यानी कि गलती हो गया, ठीक है, दवा देते समय में गलती हो गया, पैरासीटामोल के जगह पे मेट्रोनिडाजोल दे दिए, उल्टा पुल्टा दवा दे दिए, तो उसके लिए भी रिपोर्ट होता है, एक सीट होता है जिसपे आपको लिखना होता है कि ये फलाना दवा मिस्टेक से हमने दे दिया, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग ऑफ मेडिकेशन एरर, ये बोल रहा है ना कि जो भी आप एरर मेडिकेशन किए हैं उसको रिपोर्टिंग किया जाता है, किसमें? मेडिकेशन एरर रिपोर्ट में। उसके बाद में क्रिटिकल इंसिडेंट रिपोर्ट। क्रिटिकल इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब क्या है? क्रिटिकल इंसिडेंट रिपोर्ट, अगर कोई गंभीर इंसिडेंट यानी घटना हो जाता है उसके लिए भी रिपोर्ट होता है। रिपोर्टिंग ऑफ सीरियस एडवर्स इफेक्ट, लिखा है ना, किस चीज़ को रिपोर्टिंग करना है? सीरियस, सीरियस यानी गंभीर, एडवर्स, एडवर्स यानी कि क्या होता है? एडवर्स मीन्स क्या होता है? एडवर्स यानी होता है बुरा, इवेंट यानी घटना, यानी कि सीरियस जो पूरी तरह से खराब, बुरा जो इवेंट होता है उस चीज़ को लिखा जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट रिपोर्ट। तो ये टाइप ऑफ नर्सिंग रिपोर्ट है, कौन कौन से? हैंड ओवर रिपोर्ट, जब सिस्टर हैंड ओवर करती है, सौंपती है। शिफ्ट रिपोर्ट, जब वो शिफ्ट के दौरान करती है। इंसिडेंट रिपोर्ट, जब कोई घटना पेशेंट के साथ होता है तो वो इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखा जाता है। मेडिकेशन एरर रिपोर्ट, जब मेडिकेशन में एरर होती है, गलती होती है, तो उस रिपोर्ट में लिखा जाता है ना। और क्रिटिकल इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जो भी गंभीर घटना होती है उस चीज़ को यहाँ पे लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं पेज नंबर 11 में। चलिए, इसमें है कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग रिपोर्ट, यानी कि नर्सिंग जो रिपोर्ट बनता है, जैसे वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड में भी कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड देखे थे, उसी तरह से कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग रिपोर्ट है। इसमें भी सारा चीज़ सेम टू सेम ही रहता है। जैसे कि इसमें भी पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन होता है, रेलिवेंट मेडिकल हिस्ट्री होता है, करेंट कंडीशन होता है, वाइटल साइन, ट्रीटमेंट इंटरवेंशन, पेशेंट रिस्पॉन्सेज एंड आउटकम्स होता है, कंसर्न होता है, ठीक है ना, और इश्यूज होता है, प्लान ऑफ केयर होता है, सिग्नेचर एंड क्रीडेंशियल होता है, ठीक है ना, ये सारा चीज़ होता है। पर्पस ऑफ नर्सिंग रिपोर्ट, इसका क्या पर्पस है? पर्पस यानी कि इसका क्या मोटिव है, क्या लक्ष्य है, नर्सिंग रिपोर्ट क्यों बनाते हैं हम लोग, उसका क्या कारण है, रीजन क्या है, समझ रहे हैं? तो ये क्या करता है? इंश्योर करता है, किसको? कंटिन्यूटी ऑफ केयर को इंश्योर करता है। उसके बाद में क्या करता है? कम्युनिकेट पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट के इन्फॉर्मेशन
को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, यानी कि पेशेंट के जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस रिपोर्ट के जरिए एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी समझ सकता है कि पेशेंट का क्या इंफॉर्मेशन है, पेशेंट का बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है या पेशेंट का एसिडिटी बढ़ा हुआ है या पेशेंट का WBC बढ़ा हुआ है या पेशेंट का आपको लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है, जो भी चीज़ है ना वो सारा चीज़ उसके रिपोर्ट से हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद में क्या है, डॉक्यूमेंट पेशेंट प्रोग्रेस, यानी कि जो पेशेंट का जो प्रोग्रेस होता है उस चीज़ को हम लोग डॉक्यूमेंट कर पाते हैं, लिख पाते हैं। यही इसका फ़ायदा है, यही इसका मोटिव है रिपोर्ट बनाने का, है ना। रिपोर्ट बनाने से हम लोग पेशेंट के प्रोग्रेस को भी लिख पाते हैं कि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं, पेशेंट में प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, ये सारा चीज़। आइडेंटिफाई पेशेंट रिस्क, जो भी पेशेंट के साथ रिस्क होने वाला है, पेशेंट रिस्क का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि वो घटना आपके साथ अभी घट चुकी है, नहीं। रिस्क का मतलब ये है कि होने की संभावना है, जो हो सकती है। अगर आप इस तरह से नहीं बदलाव लाएं अपने आप में, अगर आप अपने केयर में इस तरह से ध्यान नहीं दिए, बदलाव नहीं लाएं, तो ये रिस्क हो सकती है, ये घटना हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है NICU में भर्ती है, ठीक है, नियोनेट है, NICU में भर्ती है, शीशा में भर्ती है, तो क्या हुआ कि आप क्या किए कि शीशा का जो वो होता है, रेलिंग होता है, ठीक है ना, उसका जो रेलिंग होता है उसको क्या किए कि नीचे कर दिए, गिरा दिए। बच्चा अगर इधर से उधर गुलटनिया मारेगा तो पलट जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो वही हालात है, वो क्या हो गया, बच्चा गिरने की चांस है, यानी कि वो रिस्क बन गया उसका। तो बढ़िया से सभी चीज़ों को समझिए, बहुत ही डिटेल समझा रहे हैं, ठीक है ना। फैसिलिटेट टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है कि जो टीम वर्क होता है और जो कोलेबोरेशन होता है, कोलेबोरेशन का मतलब कि अगर एक ग्रुप में जो काम करता है आपके साथ, आप नर्स हैं, पैरामेडिकल है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, सभी लोग एक साथ ग्रुप में काम करते हैं, उसको कोलेबोरेशन बोला जाता है ना। बहुत सारा सिस्टर नर्स रहती है, वो एक साथ काम करती है, तो वो कोलेबोरेशन होता है। मतलब अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो उसको कोलेबोरेशन बोला जाता है। टीम वर्क यानी कि एक टीम में आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या कहता है, फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट का मतलब सुविधा देना, ठीक है ना, सुविधा प्रोवाइड करता है। उसके बाद में सपोर्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये जो क्वालिटी क्या लिखा है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इनहेंस पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट के सेफ्टी को भी इनहेंस करता है, यानी कि बढ़ाता है। चलिए 12 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या है, देखिए। अब है रिपोर्टिंग फॉर्मेट, यानी कि जो रिपोर्ट होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, किस टाइप का होता है, मुंह से बोलने वाला होता है या लिखल रहता है या कैसा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक रहता है। तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो वर्बल होता है। वर्बल यानी कि आपका जो है, वर्बल जो रिपोर्ट होता है वो आपका मतलब रिटेन, ये क्या है, क्या बोलते हैं उसको, वॉइस रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी हो सकता है, रिटेन फॉर्म में भी हो सकता है, लिख के भी दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट EMR भी होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट टूल्स भी होता है, ठीक है, SBAR, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये जो स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है ना, इसका स्पेलिंग शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, स्टैंडर्ड डाइज, ठीक है ना, रिपोर्टिंग टूल्स, SBAR, जैसे SBAR है ना, सबर, जिसको सबर बोला जाता है। आप लोग सबर कीजिए, जरूर अपने एग्जाम में पास कीजिएगा, और पास ही नहीं 90% लाना है, चैलेंज कर लीजिए अपने आप में, ठीक है ना। 90% लाना है, जो कि यहीं से आएगा, हमारे ही लेक्चर से आएगा। इस तरह का आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी इस तरह से लेक्चर नहीं मिलेंगे, और इस तरह का कंटेंट, पावरफुल दमदार कंटेंट नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं हमारे साथ आप लोग, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू बने रहिए। आपसे बस हम 30 दिन का टाइम ले रहे हैं, यानी कि 30 घंटा मेरे को टाइम चाहिए, उतना दिन में 90% यहीं से आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। SBAR क्या है, सब्बर है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट टूल्स होता है, सबर। इसके बाद में हम लोग SBAR यानी कि सबर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्या होता है। S4 होता है सिचुएशन, सिचुएशन यहाँ पे लिखा है S4 सिचुएशन। उसके बाद होता है बैकग्राउंड, यहाँ पे है कि बैकग्राउंड। उसके बाद A4 होता है असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है चेक करना, ठीक है ना। उसके बाद होता है रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन R4 रिकमेंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे SBAR
और आर हो गया, SBAR, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग टूल है, टूल, ठीक है ना, टूल समझते हैं ना, वही टूल है। ये क्या करता है, इसमें 4 चीज़ होता है, सिचुएशन होता है, बैकग्राउंड होता है, असेसमेंट होता है, और क्या होता है, रिकमेंडेशन होता है। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है इस रिपोर्ट में, सिचुएशन क्या है, ब्रीफ व्यू ऑफ पेशेंट कंडीशन, यानी कि जो पेशेंट का कंडीशन है ना, पेशेंट किस सिचुएशन में है उसका एक हम लोग ब्रीफ व्यू लिखते हैं, है ना, ब्रीफ व्यू देते हैं। ब्रीफ का मतलब कि जो संक्षिप्त होता है वो चीज़ उसमें संक्षिप्त फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद क्या है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यानी कि रेलिवेंट मेडिकल हिस्ट्री। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब है कि कोई पेशेंट आया आपके पास तो उसको ये बीमारी है, ठीक है, तो उस बीमारी को और आपको अच्छा समझना है तो उसका जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, यानी कि पहले जो उसके साथ जो भी दवा चल रहा है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अगर आप उसको क्या करते हैं, देखते हैं, है ना, तो वो उसका क्या है, बैकग्राउंड है, किसका, SBAR का, ठीक है ना। ये बैकग्राउंड हो गया। असेसमेंट यानी कि करेंट कंडीशन एंड कंसर्न, ठीक है ना, करेंट कंडीशन, करेंट कंडीशन का मतलब जैसे करेंट अफेयर आप लोग सुने, करेंट अफेयर का मतलब होता है कि जो भी ताज़ा खबर होता है, जो एक साल या बहुत ही हाल ही में बीता हुआ जो भी घटना होता है, वो सब करेंट अफेयर में होता है। उसी तरह से करेंट कंडीशन, करेंट कंडीशन यानी कि तत्काल का इसका क्या कंडीशन है ना, क्या कंडीशन है। कंसर्न यानी चिंता, क्या क्या इसका कंसर्न है, किस बात का चिंता है। तो असेसमेंट जो किया जाता है उसके करेंट कंडीशन का किया जाता है। अभी आपके पास पेशेंट आया, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको उसके साथ किया क्या चीज़ हो रहा है, उसका कंडीशन किस तरह से है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है असेसमेंट में। उसके बाद है रिकमेंडेशन, यानी कि प्लान ऑफ केयर, यानी केयर का प्लानिंग किया जाता है, उसको रिकमेंडेशन में आप क्या करेंगे कि केयर का प्लानिंग करेंगे, किस तरह से हमको केयर देना है ना, किस टाइप का केयर होनी चाहिए, कैसे केयर देंगे कि ताकि ये जल्दी रिकवर हो जाए, इस तरह से। उसके बाद बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव नर्सिंग रिपोर्ट, इसका बेनिफिट क्या है, इफेक्टिव नर्सिंग रिपोर्ट का बेनिफिट क्या है, यही चीज़ सारा चीज़ रिपोर्ट में भी था, तो ये आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप रिपोर्ट को याद कर लेते हैं तो वो समझिए कि अप्रोक्स आपका रिकॉर्ड को अगर याद कर लेते हैं तो रिपोर्ट बन गया। बस रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें आपको की हुई दिखाई देती है, और जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो उस समय कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें कर चुके होते हैं। तो इसलिए ये वर्ब थ्री फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे इसका क्या बेनिफिट है, इम्प्रूव्ड पेशेंट केयर, देखो यहाँ पे इम्प्रूव्ड लिखा है, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड का मतलब क्या है भाई, इम्प्रूव्ड का मतलब होता है कि पेशेंट केयर का, पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना यानी बढ़ावा देना, है ना, पेशेंट केयर को अच्छा और करना। यहाँ पे ईडी लगा हुआ है यानी वर्ब थ्री लगा हुआ है, यानी काम हो चुका है। तो रिपोर्ट में जो भी चीज़ आपको लिखना है वो वर्ब थ्री फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये रिपोर्ट में जो भी चीज़ होता है वो लिखा, वो किया हुआ, जो कर चुके हैं, जो डन हो चुका है, वो चीज़ें लिखी जाती है, ठीक है। इनहेंस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को आपको बढ़ा देता है। इंक्रीज्ड पेशेंट सेफ्टी, रिड्यूस्ड एरर, एरर जो भी होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर, कम कर देता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, बहुत अच्छे से डिसीजन को लेने में हेल्प करता है। उसके बाद में अब हम लोग इधर चलते हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आने के भी संभावना बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही पॉपुलर भी है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जैसे कि गिव का मतलब होता है देना, गिव का मतलब क्या होता है, देना, उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है देना। जब हम लोग मेडिसिन, ठीक है, कोई भी मेडिसिन जब पेशेंट को आप एज ए नर्स देने जाइएगा, ठीक है ना, तो आप बोलिएगा कि हमने फलाना दवा यानी कि पैरासीटामोल इतने बजे फलाना पेशेंट को एडमिनिस्टर किया, ठीक है ना, एडमिनिस्टर किया, उसको आप एडमिनिस्ट्रेट कर दिए, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब भी वही होता है, देना, है ना, प्रदान करना। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो ड्रग है, ड्रग देने का रूट कौन सा है, रूट, रूट का मतलब क्या होता है कि किस रास्ते से आप दे रहे हैं, रूट का मतलब होता है रास्ता, किस रास्ता से आप दे रहे हैं ना। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट क्या है, यानी कि दवा देने का रास्ता कौन कौन सा होता है, आप लोग खुद सोच के बताइए
कि जो दवा हम लोग देते हैं किस किस रास्ते से देते हैं। जैसे कि कुछ कुछ रास्ता ऐसा है जिसको सभी लोग जानते हैं, जो पढ़ा है वो भी, जो नहीं पढ़ा है वो भी। जैसे कि माउथ, मुंह, उस रास्ता को बोला जाता है ओरल रूट, ठीक है, ओरल रूट बोला जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसी तरह से बहुत सारा रास्ता होता है, स्किन के थ्रू भी दिया जाता है, जुबान के नीचे भी दवा रख के दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू भी दवा हम लोग देते हैं ना, और आईवी में आईवी देते हैं, आईएम देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, है कि नहीं, सबक्यूटेनियस देते हैं, और रेक्टम रूट के द्वारा दिया जाता है। बहुत सारा रूट्स है, उस सभी चीज़ को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले, वो भी फिगर पे फोटो देख देख करके एकदम बहुत अच्छे से, ताकि इमेजिनेशन एकदम फटाक से हो जाए और सटाक से समझ में आ जाए। समझ रहे हैं ना बात को? तो घबराना नहीं है, जब तक अली सर का अटेंशन तब तक नो टेंशन। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए इसी बात पे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस चीज़ को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग क्या करें, इस चीज़ का बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो हाँ, इतना ये वाला जो हम लोग को है समझ में आ गया। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये 4 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है ना। 4 मार्क्स, कितने मार्क्स? 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का पूछेगा, 4 मार्क्स का रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय डिफरेंट रूट। कह रहा है कि बहुत सारा, मोस्ट ऑफ द ड्रग यानी कि ड्रग, बहुत सारा जो दवा होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग का मतलब होता है कि बहुत सारा दवा, ठीक है ना, जो दवा होता है, जो मेडिसिन होता है, डिफरेंट रूट्स, ठीक है, अलग अलग रूट्स के द्वारा, बाई मतलब के द्वारा, एडमिनिस्टर्ड किया जा सकता है, यानी कि दिया जा सकता है। ठीक है ना, क्या किया जा सकता है? दिया जा सकता है। उसके बाद में क्या है, ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है कि जो ड्रग होता है और जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर होता है, ये क्या है, ये ड्रग है, और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स यही डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन का मतलब निरूपित करना, ठीक है ना, डिसाइड करना, ठीक है ना, यही डिसाइड करता है। किस चीज़ को डिसाइड करता है? सिलेक्शन ऑफ, डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो ड्रग और पेशेंट का रिलेशन है, किसका? ड्रग, ड्रग हो गया, और पेशेंट का जो रिलेशन है, पेशेंट का जो रिलेशन है, वो, ये दोनों चीज़, ड्रग और पेशेंट, ठीक है ना, पेशेंट से रिलेटेड जो भी फैक्टर है, ये डिसाइड करता है कि ड्रग को जो देना है, एडमिनिस्टर करना है, वो किस रूट से देना है, मुंह से देना है, या उसको इंजेक्शन के थ्रू देना है, या उसको रेक्टम के थ्रू देना है, या उसको स्किन के थ्रू देना है। जैसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए, अगर ड्रग टैबलेट फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है ना, टैबलेट फॉर्म में है, तो आप किस रूट से दे सकते हैं? ओरल से दे सकते हैं, ठीक है ना, एक ओरल एग्जाम्पल हो गया, है ना। अगर टैबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो आप ओरली दे सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि पेशेंट जो है ये मुंह से नहीं खा पा रहा है दवा, यानी कि मुंह से उसको दवा लेने में दिक्कत है, ठीक है। अब क्या दिक्कत हो सकती है? पेशेंट हो सकता है बेहोश है, या हो सकता है उसका जबड़ा टूट गया है, या हो सकता है उसके माउथ में कोई प्रॉब्लम हो। इस तरह से अगर प्रॉब्लम हो तो क्या वो टेबलेट खाएगा? नहीं खाएगा, तो उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। उसको क्या देना पड़ेगा? इंजेक्शन देना पड़ेगा। इंजेक्शन रूट, यानी कि आपको इंजेक्शन रूट के थ्रू उसको क्या करना पड़ेगा? दवा को एडमिनिस्टर्ड करना पड़ेगा। इसलिए बोला है कि जो ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है ना, ड्रग और पेशेंट से रिलेटेड जो भी फैक्टर है, वही डिसाइड करता है कि जो भी मेडिसिन देना है वो किस रूट्स के थ्रू देना है ना। अगर टेबलेट देना है तो किस रूट्स के थ्रू देना है, इंजेक्शन पेशेंट का क्या कंडीशन है, और टेबलेट किस रूप में है, सॉरी ड्रग किस रूप में है, वो सॉलिड रूप में है यानी टैबलेट रूप में है, या लिक्विड रूप में है ना, या वो जेली रूप में है, या ऑइंटमेंट में है, या पाउडर रूप में है। ठीक है, तो ड्रग का जो समझिए कि ये होता है, उसका ड्रग का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये डिसाइड करता है कि किस तरह से देना है, और पेशेंट का कंडीशन भी डिसाइड करता है। तो इतना सारी चीज़ें समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं, दीज फैक्टर, ये फैक्टर, दीज फैक्टर आर,
ये कौन कौन से फैक्टर हैं, मतलब कि ड्रग पेशेंट रिलेटेड फैक्टर को देखने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण हम लोग को दवा अलग अलग रूट से देना पड़ता है, यानी कभी माउथ से देना पड़ता है, कभी इंजेक्शन के थ्रू देना पड़ता है, कभी रेक्टम के थ्रू देना पड़ता है, कभी स्किन के थ्रू देना पड़ता है। तो अलग अलग रूट हम लोग क्यों चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं क्योंकि इसका फैक्टर है, उस फैक्टर को देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक है ना, ड्रग का भी एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, एक गुण होता है कि ड्रग सॉलिड फॉर्म में होता है, ड्रग टैबलेट फॉर्म में होता है, ड्रग लिक्विड फॉर्म में होता है, ड्रग आपको ऑइंटमेंट फॉर्म में, जेली फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है ना, इंजेक्शन फॉर्म में, बहुत सारे टाइप्स का रहता है। तो इसीलिए ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करता है, और किस पे, इमरजेंसी और क्या, रूटीन यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में है, यानी कि उसको एक्सीडेंट हुआ है, बेहोश के हालात में है, तो अगर आप माउथ के थ्रू उसको दवा दीजिएगा सबसे पहले नहीं निकलेगा। अगर बेहोश भी नहीं है, होश में है, लेकिन उसको कोई ऐसा इमरजेंसी वाला क्रिटिकल डिजीज हो गया है जिसको बहुत तुरंत हम लोग को दवा का एक्शन को स्टार्ट करना है ताकि फटाक से वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। जैसे किसी पेशेंट को मान लीजिए कि उसका हार्ट जो है ना, हार्ट बीट बहुत स्लो हो रहा है ना, या हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रहा है, वो इमरजेंसी कंडीशन में जा रहा है, तो उसको हम लोग को दवा देना होता है ताकि वो क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, दवा का एक्शन उसके ऊपर काम करे और वो रिकवर हो जाए, ठीक है। इस तरह से होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा रूट चुनते हैं, उस कंडीशन में आईवी रूट चुनते हैं, आईएम रूट चुनते हैं, इंट्रावेनस, आईवी का मतलब होता है, आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्क्यूलर। तो ये सारा रूट हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में चुनते हैं, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, है ना, ताकि जल्दी दवा जाए और उसका जो ऑनसेट हो, ऑनसेट यानी कि जो स्टार्ट, दवा का जो एक्शन स्टार्ट होता है वो फास्ट होता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में, ये दोनों ही कंडीशन में दवा का एक्शन क्या होता है, इसका जो ऑनसेट है, वो जो स्टार्ट होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो इमरजेंसी कंडीशन में अगर पेशेंट है तो उसको आईएम आईवी ये सारा रूट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये सब फैक्टर है जिस फैक्टर के कारण हम लोग को अलग अलग रूट चुनना पड़ रहा है सेम मेडिसिन देने के लिए। अब क्या है कि कंडीशन ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट का कंडीशन मान लीजिए गड़बड़ है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो उसको माउथ से दवा नहीं दे सकते हैं। वोमिटिंग कर रहा है, डायरिया हो गया उसको, तो उसको माउथ से नहीं दे सकते हैं, उसको रेक्टम के थ्रू नहीं दे सकते हैं। तो ये सब कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है। एज ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट बहुत बच्चा इन्फेंट है, उसको टेबलेट खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते हैं, उसको क्या देना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म में देना पड़ता है ना। और मान लीजिए कि अगर ज़्यादा एज है तो टेबलेट भी खा सकता है, उसको इंजेक्शन भी लग सकता है ना। तो सारा चीज़ हो सकता है। तो एज ऑफ द पेशेंट पे भी एसोसिएटेड डिजीज़, अगर उससे एसोसिएटेड का मतलब जुड़ा हुआ होना, बीमारी जो पेशेंट से जुड़ा हुआ है, किस टाइप का बीमारी है, वो बीमारी भी एक फैक्टर है कि किस टाइप का बीमारी है, उसी के अनुसार भी उसका रूट भी चुना जाता है। पेशेंट्स और डॉक्टर चॉइस, ठीक है ना। पेशेंट्स, यहाँ डॉक्टर्स चॉइस लिखा है, यानी कि पेशेंट के चॉइस पे भी डिपेंड करता है। अगर पेशेंट बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को कैनुला नहीं लगवाना है, मेरे को अपना नस में नहीं भोंकवाना है, बहुत दर्द होती है, हम कभी नहीं ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को टेबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन को देना पड़ेगा आपको, ठीक है। डॉक्टर का भी चॉइस होता है कि इसके बीमारी के अकॉर्डिंग कौन सा रूट बेस्ट रहेगा, ओरली दिया जाए या आईवी दिया जाए या आईएम दिया जाए। तो डॉक्टर को भी इस चीज़ का क्या रहता है, डॉक्टर के पास भी इस चीज़ का समझिए कि प्रायोरिटी रहता है, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करता है, सेलेक्ट करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है रूट्स, जो रूट्स हम लोग देख रहे थे, जो रास्ता देख रहे थे, कौन कौन से रास्ता है, ये रूट्स हो गया। इसमें कौन कौन सा रास्ता है, एक होता है लोकल रूट, लोकल रूट समझ रहे हैं आप, अपने एरिया में लोकल हैं, ठीक है ना, कोई बाहर से आदमी आ गया वो लोकल नहीं है, आप वहाँ का लोकल है। तो अगर किसी बहुत बड़ा एरिया में जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो वो आपके लिए लोकल एरिया हो गया। सेम टू सेम वैसे ही लोकल का मतलब ये होता है ना कि आपका ये मान लीजिए हाथ है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हाथ है, ठीक है, ऐसे कर देते हैं।
समझाने के लिए, ये हाथ हो गया। और पूरे हाथ में आपका ये पूरा हाथ है और यहाँ पे कहीं आपको मान लीजिए घाव हो गया, ठीक है ना, तो जहाँ पे घाव हुआ वो आपका क्या है, लोकल एरिया है। ये मान लीजिए आपको वाउंड हो गया, ठीक है, ये आपको वाउंड वाउंड हो गया। तो यहाँ का जो इतना दूर का आसपास का जो एरिया है जहाँ पे वाउंड हुआ है, ये लोकल एरिया है। क्या है? लोकल, ये लोकल एरिया है, ठीक है। तो इसको लोकल रूट का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे प्रॉब्लम है उसी के वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं दवा को। तो ये लोकल रूट होता है। और दूसरा सिस्टेमिक रूट्स होता है। लोकल रूट और क्या होता है? सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट का मतलब कि अगर आप मेडिसिन दिए, ठीक है, प्रॉब्लम भले ही आपको किसी एक खास जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप वो मेडिसिन लिए, लेने के बाद आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी पूरे आपके सिस्टम के पास वो दवा अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है, तो उसको सिस्टेमिक रूट बोला जाता है। जैसे आपको एक बात बताते हैं, अगर आप टेबलेट खाते हैं, वो टेबलेट आपके पेट में जाता है, एब्जॉर्ब होता है और आपके नस में जाता है, यानी कि आपके वेन में जाता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड से पूरे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हर एक सिस्टम के पास वो दवा जाता है। तो इसलिए वो सिस्टेमिक हो गया। हर एक सिस्टम के पास जा रहा है वो दवा, इसलिए वो सिस्टेमिक हो गया। आपको मान लीजिए कि बीमारी हुआ था, पैर में दवा खाएं और पूरे शरीर में दवा को घुमा दिए, वो सब सिस्टेमिक होता है। अगर डायरेक्ट अगर आपको हम दवा आपके वेन में डालते हैं, नस में डालते हैं, जैसे कि आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है, इंट्रावेनस, इंट्रा का मतलब अंदर, वेनस का मतलब ब्लड वेसल्स होता है ना, तो अगर ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट हम दे रहे हैं, वो भी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में गया तो पूरे सिस्टम के पास जाएगा वो, है ना। तो वो सब सिस्टेमिक होता है। तो लोकल और सिस्टेमिक में पता चल गया। लोकल में क्या है कि लोकल एरिया में ही अप्लाई किया जाता है, और सिस्टेमिक में क्या है, बीमारी कहीं और है, दवा दे रहे हैं और वो दवा सब जगह घूम रहा है, मतलब जहाँ बीमारी है वहाँ तो जा ही रहा है, प्लस में और जगह भी वो दवा घूम रहा है। तो ये सिस्टेमिक रूट्स हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जो लोकल रूट होता है, इसका एग्जांपल है टॉपिकल रूट, ठीक है। अब सिस्टेमिक रूट दो दो टाइप का होता है, इंटेरल होता है और पेरेंटेरल होता है। इंटेरल और पेरेंटेरल, ठीक है, इंटेरल और पेरेंटेरल। देखो, इंटेरल, इंटेरल ENTERAL बोल देते हैं इसका, और PARENTERAL पेरेंटेरल, ठीक है। नोट्स बनाइएगा जरूर प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, नोट्स बनाइएगा। बस इसी लेक्चर तक थोड़ा सा दिक्कत है विजिबिलिटी को लेकर के, जो नहीं दिख रहा है उसको लेकर के, आगे नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। तो पेरेंटेरल दो टाइप्स का होता है, सिस्टेमिक रूट, ठीक है ना। इंटेरल में क्या होता है, इसका निमोनिक्स बनाए हैं, ऊपर में लिखे हैं निमोनिक्स, MNEMONICS, निमोनिक्स। निमोनिक्स यानी कि मेमोराइज करने के लिए, थोड़ा फास्ट मेमोराइज करने के लिए। ORS, इसका निमोनिक्स क्या है, ORS, देखिए यहाँ पर निमोनिक्स क्या है, ORS, O फॉर ओरल, O फॉर ओरल, R फॉर सबलिंगुअल, सबलिंगुअल यानी कि जो जुबान के नीचे हम लोग दवा रख के खाते हैं उसको सबलिंगुअल, इसको सब आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और S फॉर ORS, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। R फॉर होगा रेक्टल, रेक्टल, R फॉर रेक्टल लिखेंगे, सबलिंगुअल, S फॉर सबलिंगुअल होगा, R फॉर रेक्टल। R फॉर क्या होता है, रेक्टल, R फॉर रेक्टल होता है। और S फॉर होता है सबलिंगुअल, S फॉर सबलिंगुअल, LING सबलिंगुअल, ठीक है ना, LINGUL, SUBLINGUL सबलिंगुअल, ठीक है। और रेक्टल, ध्यान रखिएगा, इसको हटा देते हैं, खराब लग रहा है, ठीक ना। चलिए, तो ये ORS हो गया। अब है पेरेंटेरल में IIT, ठीक है। आपके कोई भी भाई वगैरह या आप लोग सुने होंगे, जो भी लोग हैं, जैसे कि IIT होता है, ठीक है ना। तो IIT में, IIT का लोग एग्ज़ाम देता है, जैसे नीट का एग्ज़ाम देता है, उसी तरह से IIT होता है, IIT, I फॉर इनहेलेशन, ठीक है, इंजेक्शन, ठीक है, और T फॉर ट्रांसडर्मल, T फॉर ट्रांसडर्मल। ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग बस यहाँ पे देख लिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं
कि लोकल रूट क्या होता है। लोकल रूट के बारे में जो लिखा है उसको समझ लेते हैं, वैसे तो समझ ही लिए। इट इज़ द सिंपलेस्ट मोड। ये कैसा मोड होता है? यह सिंपलेस्ट मोड होता है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट वेयर द डिजायर एक्शन इज रिक्वायर्ड। कह रहा है कि यह ड्रग 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 के, यहाँ पे लिखा है ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपलेस्ट मोड है। कहाँ पे इसको दिया जाता है? एट द साइट, यानी कि उस जगह पे दिया जाता है वेयर, जहाँ डिजायर एक्शन की ज़रूरत होती है। डिजायर एक्शन मतलब कि डिजायर का मतलब होता है इच्छा, एक्शन का मतलब काम, मतलब कि जहाँ पे आपको दवा का काम की इच्छा है। अगर मान लीजिए कि आपको आपको ये हाथ है, ठीक है ना, और आपका डिजायर है, आपका इच्छा है कि ये दवा मेरे यहाँ हाथ में जो घाव है, ये घाव है, इसी पे काम करे, ठीक है ना, इसी पे काम करे। तो अगर आप इस पे लगाइएगा यहाँ पे लोकल एरिया में दवा, तो वो यहीं पे ना काम करेगा, और दूसरा जगह नहीं काम करेगा, यहीं पे काम करेगा। वही चीज़ ये लिखा है, इसका एग्जाम्पल है टॉपिकल रूट्स। अब यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, दवा का अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे कि ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना, ये सॉलिड फॉर्म में है। ध्यान से देखिएगा, ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ये सब किस फॉर्म में है? सॉलिड ये वाटरी है और ये ग्रीसी है, सेमी सॉलिड होता है। तो देखिए सॉलिड फॉर्म में जैसे कि ये पाउडर आ गया है ना, सेक लोशन, ये वाला स्प्रे किस टाइप का होता है? स्प्रे ये सब वाटरी होता है ना, ये टिंचर वाटरी होता है। जेल वगैरह जो बनता है ये ग्रीसी टाइप का होता है, फोम ग्रीसी होता है। ये जो लोशन है ये भी थोड़ा ग्रीसी होता है ना, क्रीम, ये सारा ऑयल है ना, ये ऑइंटमेंट ये भी ग्रीसी टाइप का है, पेस्ट ग्रीसी होता है। तो इस तरह से अलग अलग जो ड्रग्स है इसका अलग अलग क्या है? इसका अलग अलग क्या है? स्टेट ऑफ मैटर है ना, यानी पदार्थ का अलग अलग अवस्था है। तो ये सब दवा जो है मुंह में तो नहीं ये खाया जाता है, इसको जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ लगाया, जैसे पाउडर है तो जहाँ पे आपको घमौरी हुआ वहाँ लगाए, वो लोकल एरिया हुआ आपका, है ना, उस तरह से, है ना। ऑयल हो गया, क्रीम हो गया, आप फेस में लगाते हैं, फेस में आपको अगर मान लीजिए कि दाग धब्बा हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ लगाते हैं, है ना। ऑइंटमेंट हो गया, ऑइंटमेंट मान लीजिए जहाँ पे आपको चोट लगा या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे लगाते हैं। तो ये सब मत समझिएगा कि ये सब दवा का अलग अलग नाम है, नहीं, ये अलग अलग फॉर्म दिखा रहा है, अलग अलग रूप है, कोई स्प्रे है, कोई ऑइंटमेंट है, कोई ऑयल है, कोई जेल है, कोई पेस्ट है, ये इस तरह से है, ठीक है ना, कोई लोशन है, अलग अलग इसका फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा जो देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये लोकल रूट के लिए होता है, लोकल रूट के लिए होता है, टॉपिकल रूट के लिए होता है। टॉपिकल रूट यानी कि स्किन वगैरह पे अप्लाई करने वाला सब चीज़, आगे हम लोग सब चीज़ को देखेंगे, टॉपिकल रूट को भी देखने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे टॉपिकल रूट के बारे में लिखा है कि टॉपिकल रूट क्या होता है? ड्रग इज अप्लाइड टू द स्किन। कह रहा है ना कि ड्रग को अगर अप्लाई करते हैं, अप्लाई का मतलब कि लगाना, ड्रग को कहाँ पे लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ड्रग इज अप्लाइड टू द स्किन, अगर स्किन पे लगा रहे हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगा रहे हैं, एट द वेरियस साइट फॉर लोकलाइज्ड एक्शन, यानी कि लोकलाइज्ड एक्शन के लिए वेरियस साइट पर म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पर अप्लाई किया जाता है ड्रग, ठीक है ना। कह रहा है कि जो ड्रग होता है लोकलाइज्ड एक्शन के लिए वेरियस साइट पर म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पर अप्लाई किया जाता है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे कि आपका जो माउथ है, ठीक है ना, तो माउथ में आप लोग फील कीजिएगा, जो आपका जो चीक है, जो गाल है, तो अंदर का जो स्किन होता है ना, वो म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है, बाहर का स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन का नहीं होता है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन हमेशा समझिए कि वो उस पे फ्लूइड रहता ही है, पानी टाइप का म्यूकस मेम्ब्रेन पे रहता ही है। आपके ओइसोफेगस का जो अंदर का जो लाइनिंग है, अंदर का जो लेयर है, वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन का ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। तो आगे हम लोग अब देखते हैं।
अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो ओरल कैविटी हो गया। क्या है ओरल कैविटी? जीआई ट्रैक, जीआई का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। रेक्टम एंड एनल कैनाल, जो रेक्टम और एनल कैनाल होता है। आई होता है, ईयर होता है, नोज होता है। आँख में जो हम लोग दवा डालते हैं वो टॉपिकल रूट है, ठीक है, वो मुंह में नहीं खा रहे हो और ना ही नस में दे रहे हो। तो आई और ईयर और नोज ये सब जो दवा डालते हो टॉपिकल रूट होता है, ध्यान रखना। ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई जो जैसे कि ये मान लीजिए आपका ट्रेकिया है ना, इसमें इस तरह से ब्रोंकियोल आता है ना, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, ठीक है। और इसमें यहाँ पे लंग्स इस तरह से लगा रहता है, ये लंग्स हो गया। तो ये वाला जो होता है ना, ये आपका है ट्रेकिया। ये क्या है? ट्रेकिया बोला जाता है, ये है ट्रेकिया। और ये जो होता है ये होता है ब्रोंकाई। ये क्या होता है? ब्रोंकाई, इसको बोला जाता है ब्रोंकाई। तो इस ब्रोंकाई में जब किसी को अस्थमा हो जाता है ना, तो ये ब्रोंकाई का जो यहाँ पे आप ओपनिंग देख रहे हैं, जो छेद देख रहे हैं, जब अस्थमा होता है तो ये छोटा हो जाता है ना, छोटा हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है। तो उसके लिए एक इन्हेलर आता है, जो लोग मुंह में इन्हेलर को मारता है। वो क्या करता है ना कि इस पाइप को, इस ब्रोंकाई वाला जो पाइप है जिसमें हवा इस तरह से आता है, इधर अंदर हवा इस तरह से आता है, फिर इसमें हवा, इसमें लंग्स में आता है, जो भी हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हवा इसी लंग्स में आता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब अस्थमा होता है तो ये इसका बोले थे क्या होता है कि ओपनिंग छोटा हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग इन्हेलर पंप मारते हैं ना मुंह में, तो वो दवा आकर के यहीं पे काम करता है, इसी ब्रोंकाई पे आकर के काम करता है। क्या करता है? इसी ब्रोंकाई पे काम करता है और इसको फैला देता है, इधर बाहर की तरफ इसको फैला देता है। और इसका जो ये ओपनिंग है ये बड़ा हो जाता है, हवा आराम से पास होता है, आता है और जाता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें, ठीक है। फिर वेजाइना होता है, यूरेथ्रा होता है, यहाँ सब पे जो भी आप दवा लगाते हैं वो सब टॉपिकल रूट के थ्रू होता है। अब सिस्टेमिक रूट को देखते हैं। ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रेट, दिस रूट कह रहा है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट, ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट इंटर द ब्लड, लिखा है ना कि ब्लड में क्या हो जाता है? ब्लड में इंटर होता है, यानी कि ब्लड में घुस जाता है। एंड प्रोड्यूस सिस्टेमिक इफेक्ट, बोला कि सिस्टेमिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस यानी कि उत्पन्न करना, है ना, वो प्रोड्यूस यानी क्या करना? उत्पन्न करना। तो सिस्टेमिक इफेक्ट को उत्पन्न करता है। सिस्टेमिक इफेक्ट का मतलब ये है कि आपके पूरे सिस्टम पे जा कर के ये इफेक्ट डालता है, अपना प्रभाव डालता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, न्यूरल सिस्टम पे। आप मान लीजिए दवा खाएं, अपना पैर, आपका पैर फ्रैक्चर है, उसके लिए आप दवा खा रहे हैं, है ना, लेकिन वो जाके आपके सभी सिस्टम पे काम कर रहा है, सभी सिस्टम पे प्रभाव डाल रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि प्रोड्यूस सिस्टेमिक इफेक्ट, सिस्टेमिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है ना। और ये किस में इंटर हो जाता है? ब्लड में इंटर हो जाता है। ध्यान से, छोटा छोटा बात है, इसको सुनिएगा। तो ये जो सिस्टेमिक रूट वाला दवा होता है ये किस में? ब्लड में इंटर कर जाता है ना, नस के द्वारा ब्लड में इंटर कर जाता है। अब इसका टाइप कौन कौन से है? इंटेरल टाइप होता है और पैरेंटेरल टाइप होता है। कौन कौन? पैरेंटेरल, पैरेंटेरल टाइप होता है और इंटेरल होता है। और कौन होता है? इंटेरल होता है। पैरेंटेरल और इंटेरल टाइप होता है। तो ये सारा चीज़ हो गया। ये लग रहा है कि ब्लू वाला जो है ना आप लोग को उतना अच्छा से विजिबल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं 16 नंबर में। अब है इंटेरल रूट। इंटेरल रूट में हम आप लोग को क्या बोले थे? जो निमोनिक्स था, याद करने का जो तरीका था वो था ORS। ओ फॉर क्या होता है? ओरल। ओ फॉर क्या होता है? ओरल, जो मुंह से दवा ली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये जो दवा है ये क्या है? ओरली दिया जाता है। कैप्सूल दिख रहा है आपको? ये कैप्सूल ओरली दी जाती है। कैप्सूल किस फॉर्म में दी जाती है? ओरली दी जाती है। तो ये ओरल हो गया। आर फॉर रेक्टम, यहाँ जो है रेक्टल के थ्रू दिया जाता है। और एस फोर सबलिंगुअल, एस फोर सबलिंगुअल, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो जुबान है, ये जुबान है, इसके नीचे में एक टेबलेट है यहाँ पे, और ये टेबलेट लेने के लिए रेडी है ना। तो जुबान के नीचे दवा को रख दिया जाता है। तो ये हो गया आपका सबलिंगुअल, ठीक है। ये क्या है? सबलिंगुअल है, ठीक है ना। ये क्या है? सबलिंगुअल है। यहाँ इसके जो जुबान में दवा है ना
उस पर से हम लोग हटा देते हैं। तो ये हो गया आपका सबलिंगुअल, पता चल जाएगा आप लोग को। चलिए ये सबलिंगुअल है, ठीक है ना, जैसे जुबान के नीचे दावा है। ये हो गया रेक्टल, ठीक है। और ORS, अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, यानी मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो मेडिकेशन देते हैं, जो दवा देते हैं, मेडिकेशन यानी जो दवा दे रहे हैं, दवा का देना डायरेक्टली, जो दवा देते हैं डायरेक्टली इनटू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आप सब लोग समझ रहे हैं, ओइसोफेगस से स्टार्ट होता है ना। ओइसोफेगस यहाँ आपके माउथ के पास से, ओइसोफेगस यहाँ से ओइसोफेगस स्टार्ट होता है इस तरह से, है ना, और इस तरह से, और यहाँ स्टोमक के पास आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये ओइसोफेगस ऊपर से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका ओइसोफेगस, ये वाला पाइप, ये ओइसोफेगस हो गया। तो दवा जैसे ही आप माउथ से यहाँ से ले रहे हैं, माउथ से ये टेबलेट ले रहे हैं, ये इसमें ऐसे इंटर करेगा ओइसोफेगस में, और ये स्टोमक में आ जाएगा, इस तरह से स्टोमक में अब रहेगा, इसमें डिजल्व होगा, इस तरह से पूरे में फैलेगा पेट में। पूरे में फैलने के बाद इसके इसके चारों तरफ में क्या रहता है, आर्टरी रहता है, क्या रहता है, आर्टरी रहता है, भेन रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है, ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स है। ये जो दवा है इसके अंदर, आर्टरी के अंदर चारों तरफ से बहुत सारा ब्लड वेसल्स रहता है, हम तो एग्जांपल के लिए एक दो बता रहे हैं। तो ये जो दवा है यहाँ से मूव करके इसी में घुस जाता है, मतलब इसके ब्लड में इस तरह से घुस जाता है, और ये पूरे में सर्कुलेट करते रहता है, ठीक है ना। इधर से ये भी इसमें जाके घुस जाता है और पूरे शरीर में ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो वही बोल रहा है कि ये डायरेक्ट जो इंटेरल रूट का जो दवा होता है, क्वेश्चन आएगा कि जो इंटेरल रूट का जो दवा है ये डायरेक्टली ये कहाँ पे इंटर करता है, डायरेक्टली कहाँ जाता है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT बोला जाता है, ठीक है ना, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट इंक्लूड्स ओरल, ये जो इंटेरल रूट होता है कौन कौन से रूट्स को इंक्लूड करता है, ओरल रूट को, सबलिंगुअल रूट को और रेक्टल रूट को। ये जो तीन गो होता है ये इंटेरल रूट होता है, ठीक है ना। तो इंटेरल रूट में दवा उसके ओरली दे सकते हैं, सबलिंगुअल दे सकते हैं, और रेक्टल रूट को भी आप यूज कर सकते हैं। रेक्टल रूट जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि ये एक टैबलेट है, ठीक है ना, टैबलेट है, सपोजिटरी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो उसको सपोजिटरी बोला जाता है, ठीक है ना, सपोजिटरी बोला जाता है। और वो अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो इनिमा बोला जाता है। इसको ये क्या कर रहा है, अपने फिंगर से इसके रेक्टम में एनस के थ्रू इसके रेक्टम में, ये रेक्टम यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेक्टम में दवा को डाल दिया। अब ये दवा यहीं पे एब्जर्व होगा इस तरह से और ब्लड में चला जाएगा, ये दवा इस तरह से एब्जर्व होगा और ब्लड में चला जाएगा। तो ये रेक्टल रूट हो गया। अब ओरल रूट तो हम लोग समझ गए, ओरल रूट इज द मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर पूछेगा कि मोस्ट कॉमन और एक्सेप्टेबल रूट कौन है दवा देने के लिए, है ना, यहाँ पे लिखा है कि ओरल जो रूट होता है ये मोस्ट कॉमन होता है और एक्सेप्टेबल रूट होता है फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवा को देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन दवा को देने के लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल रूट और मोस्ट कॉमन रूट ओरल रूट होता है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। और सबसे सिंपलेस्ट रूल कौन होता है, सबसे सिंपलेस्ट रूट कौन सा होता है, तो कौन सा होता है बताइए, टॉपिकल रूट होता है ना, टॉपिकल रूट होता है ना। उसके बाद में डोजेज फॉर्म आर टैबलेट, कैप्सूल, सिरप एंड मिक्सचर्स, यानी कि इसमें जो डोज देते हैं दवा का वो किस फॉर्म में होता है, जो भी दवा देते हैं उस दवा का फॉर्म क्या है, रूप क्या होता है, तो टैबलेट फॉर्म में होता है, कैप्सूल फॉर्म में होता है, सिरप फॉर्म में होता है, मिक्सचर फॉर्म में होता है। अब है सबलिंगुअल रूट, मेडिसिन इज केप्ट अंडर द टोंग, कह रहा है कि जो मेडिसिन होता है ये टोंग के नीचे में, अंडर में रखा जाता है। द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड, कह रहा है कि जो दवा है ये एब्जॉर्ब्ड हो जाता है थ्रो
किसके द्वारा? म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा। ये देखिए आपके जो स्किन है, ये होंठ है, ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन है। इसके अंदर में जो गाल के अंदर में जो मेम्ब्रेन होता है सब म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पर भी जो मेम्ब्रेन है ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा और समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा दवा क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब्ड हो जाता है ना, एंड इंटर द सिस्टेमिक सर्कुलेशन डायरेक्टली। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये दवा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, ये दवा इसके मुंह में एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होके जाता कहाँ है? एब्जॉर्ब होके जो भी इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, इस तरह से ब्लड वेसल्स रहता है, वो दवा उसके ब्लड वेसल्स में घुस जाता है और पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू फैल जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है? रेक्टल रूट। रेक्टल रूट होता है ड्रग कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इसको सपोजिटरी बोला जाता है। जैसे ये सपोजिटरी है, सॉलिड फॉर्म में दिया सपोजिटरी, और लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, तो इसको इनिमा बोला जाता है। तो रेक्टल रूट हो गया, यानी कह रहा है कि ड्रग कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, ठीक है ना। सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में ड्रग को दे सकते हैं। तो ये वाला भी हम लोग का लगभग ख़त्म हो गया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे पैरेंटेरल रूट, ठीक है। पैरेंटेरल रूट जो कि सिस्टेमिक रूट का दूसरा पार्ट था। पैरेंटेरल रूट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन इंटेरल रूट। कह रहा है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दवा देने की रास्ता इंटेरल रूट के अलावा, अदर देन यानी कि अलावा, इज कॉल्ड पैरेंटेरल रूट। इसको पैरेंटेरल रूट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पैरेंटेरल रूट बोला जाता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स इनहेलेशन, ये इनहेलेशन को इंक्लूड करता है, इंजेक्शन को इंक्लूड करता है और ट्रांसडर्मल रूट को इंक्लूड करता है। लेकिन जो हम लोग इंटेरल में देखे थे वो ओरल था, ORS था, ORS, O फॉर ओरल, R फॉर रेक्टल और S फॉर सबलिंगुअल। यहाँ पे क्या है? IIT है। पैरेंटेरल रूट किस चीज़ को इंक्लूड करता है? IIT को, यानी इनहेलेशन, इंजेक्शन और ट्रांसडर्मल, ठीक है। इनहेलेशन का मतलब होता है कि इनहेलेशन का मतलब होता है सांस लेना, यानी कोई ऐसा दवा जो आप सांस लेने के द्वारा उसको ले रहे हैं, उसको इनहेलेशन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इनहेलेशन, ये एक पंप है, ये क्या है? ये डोजेड मीटर्ड पंप होता है, जो कि इसमें मेडिसिन होता है और वो एक स्प्रे फॉर्म में निकलता है। जब किसी को अस्थमा होती है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, उस समय ये दवा दिया जाता है। और ये किस तरीक़े से दिया जाता है? इनहेलेशन के तरीके से दिया जाता है। ये दवा माउथ के थ्रू इस तरह से ट्रैकिया होते हुए और ब्रोंकाई होते हुए लंग्स में पहुंच जाता है, इस तरह से लंग्स में पहुंच जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये सारा चीज़, बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं ताकि आप लोग को क्या हो, आसानी से सभी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। तो इनहेलेशन में क्या होता है कि वोलेटाइल लिक्विड होता है, जो उसके अंदर लिक्विड भरा जाता है वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब कि जो उड़ने वाला होता है, जैसे पेट्रोल वोलेटाइल होता है, उसको बाहर रख दीजिएगा तो उड़ जाएगा, तो उसको बोला जाएगा वोलेटाइल लिक्विड। उसी तरह से इस कंटेनर के अंदर वोलेटाइल लिक्विड होता है, ठीक है ना। वोलेटाइल लिक्विड होता है, जैसे ही आप पंप को मारिएगा, अगर छोड़ दीजिएगा उड़ जाएगा, तो उसको मुंह में ले लिया जाता है, ठीक है ना। वो चला जाता है आपके वाइंड पाइप के थ्रू, यानी ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में चला जाता है, ठीक है। एंड गैसेज, लिक्विड एंड गैसेज आर गिवन बाय इनहेलेशन, किसके द्वारा दिया जाता है? इनहेलेशन के द्वारा दिया जाता है, फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए, ठीक है ना। अब है बी नंबर में इंजेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन डायरेक्टली इनटू द बॉडी टिश्यू। कह रहा है कि मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया जाता है और वो भी डायरेक्टली बॉडी के टिश्यू में। बॉडी टिश्यू, स्किन भी आपका एक बॉडी टिश्यू है, जो सबसे बड़ा बॉडी टिश्यू होता है। जैसे ऊपर में आप देख पा रहे हैं, ये पूरा क्या है आपका? ये पूरा स्किन है। स्किन के जस्ट नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, जो फैट होता है, ठीक है ना। चर्बी होता है, क्या होता है? फैट होता है, चर्बी होता है। ये पूरा आपका स्किन है। स्किन के नीचे होता है क्या? फैट, चर्बी होता है, ठीक है ना। पीला पीला देख पा रहे हैं, ये फैट है, चर्बी है। फिर इस फैट और चर्बी के नीचे होता है मसल्स, ये मसल्स है, मांस जिसको बोलते हैं आप लोग, मसल्स। और मसल्स के नीचे होता है क्या? हड्डी होता है, बोन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए।
चलिए, तो इंजेक्शन रूट में हम लोग समझ गए कि बॉडी के टिश्यू में डायरेक्टली डाल दिया जाता है। इट इंक्लूड्स इंट्राडर्मल रूट। अब ये जो इंजेक्शन वाला है ये इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंट्राडर्मल सबलिंगुअल रूट को, इंट्रामस्कुलर रूट को, इंट्रावेनस रूट को, ठीक है ना। इंट्राडर्मल सबक्यूटेनियस रूट और सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट और इंट्रावेनस रूट, ये सारी चीज़ों को ये इंक्लूड करता है। अब देखिए इंट्राडर्मल, इंट्रा का मतलब होता है, लिख देते हैं, इंट्रा का मतलब होता है क्या, अंदर, क्या होता है, अंदर। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, और डर्मल का मतलब होता है, डर्मल का मतलब होता है स्किन, है ना। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्किन के अंदर, क्या हो रहा है, स्किन के अंदर। तो देखिए ये जो यहाँ पे जो दिखाया गया है ये इंट्राडर्मल है, स्किन के जस्ट नीचे दी जाती है, स्किन के जस्ट नीचे ये इंजेक्शन दी जाती है, ठीक है ना। स्किन के जस्ट नीचे दी जाती है। इसका जो ये एंगल होता है, ये जो एंगल होता है देने का ये बहुत कम होता है, लगभग 15 डिग्री होता है, ठीक है ना, 15 डिग्री होता है। ये आप यहाँ पे नस देख रहे हैं, ये वेन है रेड कलर का, देखिए ध्यान से एक बार और इसको हम ये करते हैं, वहाँ पे नज़र आप डालिएगा। ये क्या है, वेन है, वेन, वेन में ये इंजेक्शन दिया जा रहा है, वेन में, किस में दिया जा रहा है, वेन में दिया जा रहा है, ठीक है, वेन में ये इंजेक्शन दिया जा रहा है। और ये सब क्यूटेनियस है। तो हम लोग इट इंक्लूड्स, ये हो गया इंट्राडर्मल रूट, इंट्राडर्मल में पढ़ रहा है। द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द लेयर ऑफ स्किन, यानी कि स्किन के लेयर में इसको क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्ट मतलब कि दवा को डाल दिया जाता है। अब है सब क्यूटेनियस, इसमें दवा दे रहा है, इसमें ये सब क्यूटेनियस लिखा है ना, तो सब क्यूटेनियस यानी कि यहाँ पे दवा दी जा रही है, सब क्यूटेनियस। द ड्रग इज इंजेक्टेड, कहाँ इंजेक्ट किया जा रहा है, इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू में। ये दवा जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू में डाल रहा है, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस में जब देना होता है तो इसके बीच का जो स्किन और आपके निडल्स के बीच का जो एंगल होता है ये 30 से 45 डिग्री का होना चाहिए। और जब इंट्रामस्क्यूलर जब दवा देते हैं, इसका देखिए नीडल, ये जो है नीडल यहाँ से डायरेक्ट आया कहाँ पे, स्किन के पास आया है, ठीक है ना, स्किन सॉरी मसल्स के पास आया है। तो ये इंट्रामस्क्यूलर है। इंट्रा का मतलब क्या होता है, अंदर, और मस्क्यूलर मतलब मसल्स, यानी कि मसल्स के अंदर दी जाती है ना। तो चलिए यहाँ तक सभी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई। अब क्या है, 18 नंबर में है कि इंट्रामस्क्यूलर रूट, इस चीज़ को हम लोग समझ गए हैं। ड्रग आर इंजेक्टेड इनटू द मसल्स, मसल्स में दी जाती है, किस में मसल्स में दी जाती है, सच एज ग्लूटियल मसल्स होता है और डेल्टॉइड मसल्स होता है, ठीक है। तो आपका जो बटक का मसल्स होता है वो ग्लूटियल होता है, और डेल्टॉइड मसल्स जो होता है आपके ये आर्म पे दिया जाता है, अपर आर्म पे दिया जाता है। इंट्रावेनस रूट, इंट्रा जो वेनस रूट होता है, इंट्रावेनस रूट आईवी ड्रग आर इंजेक्टेड इनटू द वेन, ड्रग किस में दी जाती है, डायरेक्टली वेन में डाल दिया जाता है, नस में डाल दिया जाता है, ठीक है ना, नस में डाल दिया जाता है। इंट्रावेनस रूट ही ये वाला था। 17 नंबर में हम लोग आते, नहीं नहीं यहाँ पर भी तो हमारे पास है, नहीं नहीं नहीं, चलिए इंट्रावेनस है, ये वाला इंट्रावेनस है, ठीक है। इंट्रावेनस जो कि डायरेक्ट वेन में यानी कि नस में डाल रहा है, ठीक है। चलिए अब ट्रांसडर्मल रूट, देखिए ट्रांसडर्मल में क्या होता था कि पहले क्या होता था ना, अभी भी होता है ट्रांसडर्मल पैचेज, दवा जो होता है वो पैचेज फॉर्म में होता है, इस तरह से स्टिकर टाइप का होता है, स्टिकर टाइप का होता है, इसमें दवा रहता है, ये आपके स्किन के ऊपर यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं स्किन के ऊपर चिपका दिया जाता है, स्किन के ऊपर चिपका दिया जाता है। और ये स्किन उस दवा को धीरे 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 एब्जर्व कर लेता है, एब्जर्व यानी सोख लेता है, ठीक है ना, सोख लेता है और वो वेन में चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैचेज, कह रहा है कि जो ड्रग है पैचेज के फॉर्म में, पैचेज के फॉर्म में दिया जाता है। पैचेज के फॉर्म में क्या किया जाता है, पैचेज के फॉर्म में उसको दिया जाता है, डैट यानी कि जो डिलीवर द ड्रग इनटू द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में डिलीवर करता है फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट, सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए सर्कुलेशन में ड्रग को डिलीवर करता है। अब चलिए 19 नंबर में देखते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, नर्स का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखिए जब तक अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा, अच्छे से नहीं पढ़िएगा,
तब तक आप लोग को इतना ये डिफ़िकल्ट काम है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो काम है ना, जिसका बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। आप किसी के जान बचाने को गए हैं तो वहाँ पे मजाक नहीं चल रही है, इसीलिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कम से कम किसी के जान को बचाने के लिए पढ़िए। आप लोग लाइफ सेवर हैं, आप लोग हार्ट हैं, ठीक है ना। पूरे मेडिकल फील्ड का जो भी नर्सिंग स्टाफ होता है, चाहे जो भी नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, चाहे जो भी नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो लोग हार्ट है। हार्ट का दर्जा दिया गया है तो हार्ट की तरह रहिए, ठीक है ना। हमेशा एक्टिव रहिए, पढ़ते रहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, ये है 4 नंबर का क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा है कि द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स आर डाइवर्स और क्रूशियल इन द हेल्थ केयर सिस्टम। कह रहा है कि नर्स का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ केयर सिस्टम में क्रूशियल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कोर रोल क्या है? कोर रोल यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल क्या है? तो केयर गिवर, जो हम अपने लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, एजुकेटर है, एडवोकेट है और कोलेबोरेटर है और लीडर है। केयर गिवर का मतलब होता है केयर देने वाला। ये क्या कर रहा है कि प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर। एजुकेटर का मतलब कि टीच द पेशेंट फैमिली और कम्युनिटी को पढ़ाता है। एडवोकेट का मतलब सपोर्ट द पेशेंट राइट एंड इंटरेस्ट। एडवोकेट का काम क्या होता है? वकील का काम क्या होता है? जो आपका राइट है, जो आपका अधिकार है, वो दिलवाता है, ठीक है ना। एडवोकेट आपके राइट और आपके अधिकार को दिलवाता है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई ज़मीन छीन लिया, आप केस किए, गए कोर्ट में लड़े, आपका वकील आपको अधिकार दिलवाता है, ठीक है ना। उसी तरह से जो नर्स होती है, जो भी पेशेंट का अधिकार होता है उस हॉस्पिटल में, वो सारा चीज़ उसको देती है। अगर पेशेंट को प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी को मेंटेन करती है, सारी चीज़ों को सुनती है नर्स। तो एडवोकेट का भी काम करती है, ठीक है ना। पेशेंट के इंटरेस्ट पे भी काम करती है। कोलेबोरेटर यानी कि वर्क विथ हेल्थ केयर टीम, यानी कि जो नर्स होती है वो हेल्थ केयर टीम के साथ क्या करती है? काम करती है। लीडर भी होती है, नर्स जो होती है लीडर होती है। मैनेज एंड कोऑर्डिनेट केयर, जो भी केयर होता है उसको, जो भी केयर देना होता है पेशेंट को, उसको मैनेज करती है कि किस टाइप से केयर देना है, कैसे देना है, उसका मैनेजमेंट संभालती है ना। कोऑर्डिनेट भी करती है, कोऑर्डिनेट यानी सपोर्ट भी करती है, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड रोल, इसका रोल क्या है? ठीक है, स्पेशलाइज्ड रोल क्या है? कोर रोल देखते हैं, स्पेशलाइज्ड रोल क्रिटिकल केयर नर्स आईसीयू में होती है, जो स्पेशलाइज्ड होती है, ठीक है ना। एनआईसीयू में होती है, सीसीयू में होती है, ये सब स्पेशलाइज्ड रोल है इनका, जो स्पेशलिस्ट बन जाती है। जैसे डॉक्टर में भी स्पेशलिस्ट होता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कोई गायनोकोलॉजिस्ट होता है ना, कोई न्यूरोलॉजिस्ट होता है, कोई रेडियोलॉजिस्ट होता है। इसी तरह से नर्स में भी स्पेशलाइज्ड होता है, कोई आईसीयू स्पेशलाइज्ड, एनआईसीयू स्पेशलाइज्ड, कोई पेडियाट्रिक नर्स होती है, कोई ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर जो हॉस्पिटल होता है ना, वहाँ पे केयर देती है, कैंसर केयर, उसको ऑन्कोलॉजी नर्स बोला जाता है। ऑन्कोलॉजी का मतलब ही होता है कैंसर। ऑपरेटिंग रूम नर्स, जो ऑपरेशन थिएटर में रहती है, सर्जिकल केयर देती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में होती है, ठीक है ना। मेंटल हेल्थ नर्स जो होती है। तो ये सारा चीज़ है। अब चलिए आते हैं 20 पे। ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? असेस का मतलब कि चेक करना। नीड मतलब होता है ज़रूरत, पेशेंट की ज़रूरत को चेक करती है, ठीक है ना। कंडीशन को चेक करती है। असेस का मतलब क्या होता है? चेक करना, ठीक है ना। और डेवलप एंड इम्प्लीमेंट केयर प्लान, जो भी केयर प्लान है उसको डेवलप करती है, विकसित करती है। इम्प्लीमेंट मतलब कि उसको लगाती है वहाँ पे। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ को डेवलप किए, केयर प्लान को आप सोचे हैं, दिमाग में बनाए हैं अपने पेपर पे, अब उसको पेशेंट पे जाके इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है डायरेक्ट पेशेंट पे, है ना। उस चीज़ को करके दिखाना है, उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है ना। जो भी मेडिकेशन है और ट्रीटमेंट है उसको देना, एडमिनिस्टर करना है। मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस, पेशेंट का जो प्रोग्रेस है, जो उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो भी उसके हेल्थ में बढ़ोतरी हुई है, उसको मॉनिटर करना है। मॉनिटर यानी कि उसको क्या करना? चेक करना, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट पेशेंट इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट विथ पेशेंट फैमिली के साथ बातचीत करना, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग, जो भी इमोशनल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग को क्या करना है? प्रोवाइड करना है। चलिए 21 नंबर में हम लोग देखते हैं
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, आंसर द फॉलोइंग, डिफाइन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बोल रहा है। यहाँ पे देखिए ये 7-7 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे 4-4 नंबर का 4 गो क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं, अब 7-7 नंबर का 2 क्वेश्चन और पूछता है। 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन में तीन पार्ट होता है, ए, बी और सी, 3 पार्ट होता है, जिसमें ए जो पार्ट होता है ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और जो बी पार्ट होता है 2 नंबर का पूछता है, सी पार्ट जो होता है ये 4 नंबर का पड़ता है। यानी कि टोटल मिला के यहाँ पे 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग, यानी जो नीचे दिया हुआ है उसका आंसर दीजिए। तो नीचे में कौन दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। अब ए नंबर में क्या बोला है, डिफाइन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। चलिए डिफाइन कर देते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग आंसर में डिफाइन किए हैं। A normal body temperature is generally considered to be around 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। F का मतलब होता है क्या, फ़ारेनहाइट। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको डिग्री सेल्सियस पे अगर देखिएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस ये एवरेज, यानी कि समझिए कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माना जाता है, क्या एवरेज माना जाता है ना। अगर इतना टेम्परेचर है तो नॉर्मल है। उसके बाद कह रहा है बी नंबर में, राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ चेकिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को चेक करने के लिए डिफरेंट मेथड बताइए, कौन कौन से मेथड है। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि मुंह में भी थर्मामीटर लगा देता है, कभी कभी आपके ये कांख होता है, यानी कि अंडर आर्म होता है, आर्म पीट होता है, वहाँ पे भी लगा के चेक करता है। अभी बहुत सारी जगह है जहाँ पे चेक किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले ओरल टेम्परेचर, ये लिखा है डिफरेंट मेथड ऑफ चेकिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेक करने के डिफरेंट मेथड। ओरल टेम्परेचर, ठीक है, ओरल टेम्परेचर, ओरल का मतलब क्या था, माउथ, जो मुंह में लगाया जाता है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। जुबान के नीचे जुबान के नीचे इस थर्मामीटर को क्या किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। और कितने देर तक रखा जाता है, 1 से 2 मिनट तक रखा जाता है। कितने देर तक होल्ड किया जाता है, होल्ड थर्मामीटर फॉर 1 से 2 मिनट, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लेस द प्रोब अंडर द टोंग, ये जो प्रोब लिखा है ना, प्रोब, प्रोब का मतलब क्या है, यहाँ पे थर्मामीटर का ये जो नीडल आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो चमकता हुआ एक पार्ट आप लोग को दिखता है, ऐसे थर्मामीटर होता है, ठीक है ना, ऐसे थर्मामीटर, वैसे हम बहुत अच्छे से दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ इस तरह से एक पार्ट होता है, इसको बोला जाता है प्रोब, ठीक है। जो मरकरी मरकरी का रहता है ये प्रोब होता है, इसको क्या बोला जाता है, प्रोब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोब। तो इसी प्रोब को कहाँ रखना होता है, जुबान के नीचे रखना होता है, ठीक है ना, जुबान के नीचे रखना होता है। और और इसमें क्या है ना कि जो ओरल टेम्परेचर होता है, इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना ओरल का, ये होता है 97 से 99 तक ये जाता है, ठीक है ना, 97 से 99 तक वेरी करता है। चलिए तो 22 नंबर में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर जो एनस में डाला जाता है, रेक्टम में डाला जाता है, इसमें क्या होता है कि लुब्रिकेट थर्मामीटर प्रोब, जो थर्मामीटर का प्रोब है जिसको बताए थे, यहाँ पे थर्मामीटर का जो प्रोब होता है उस प्रोब को लुब्रिकेट करना है, यानी कि वहाँ पे कोई ऐसा ऑयली चीज़ को लगा देना है ताकि एनस में आसानी से वो चला जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इंसर्ट द प्रोब 1 से 2 इंच, 1 से 2 इंच प्रोब को, ये जो प्रोब होता है 1 से 2 इंच इंसर्ट करना है इनटू द रेक्टम में, ठीक है ना। होल्ड फॉर 1 से 2 मिनट, कितने मिनट, 1 से 2 मिनट इसमें भी रखना है। इसका जो नॉर्मल रेंज है, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है रेक्टम टेम्परेचर का 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 है ना 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इतना इसका नॉर्मल टेम्परेचर है। ये सारा चीज़ अभी हम याद करवा देंगे धड़ाक से ना, ठीक है ना। एक्सिलरी टेम्परेचर, एक्सिलरी टेम्परेचर यानी कि जो आपके आर्म पीट में होता है ये वाला, ये एक्सिलरी टेम्परेचर यहाँ पे माना जाता है, यानी कि आपके ये जो आर्म पीट है, ठीक है ना, एक्सिलरी टेम्परेचर यहीं पे मापा जाता है, ठीक है। तो चलिए, प्लेस द थर्मामीटर प्रोब इन द एक्सिलरी आर्मपिट एरिया, आर्मपिट एरिया, ये आर्मपिट एरिया होता है, इसी में रखना होता है। होल्ड फॉर 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट तक इसको छोड़ देना है, रखे रहना है, होल्ड यानी कि पकड़ के रहना,
वेट करना, ठीक है ना, को होल्ड माने उसको उतने देर तक होल्ड करना। नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है 96.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। एक्सिलरी में क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम जाता है वहाँ पे, इसके कारण इसमें 96.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद ईयर टेम्परेचर, जो कान, ये वाला जो आप देख रहे हैं थर्मामीटर, ये कान में लगाया जाता है, ठीक है ना। इसका प्रोब क्या किया जाता है, ये वाला जो प्रोब है कान में घुसा दिया जाता है और 1 से 2 सेकंड में, इसमें 1 से 2 सेकंड लगता है और ये आपका टेम्परेचर जो है बता देता है, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर क्या करता है, बता देता है। यूज़ एन ईयर थर्मामीटर, इसमें थर्मामीटर ईयर थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। जेंटली इंसर्ट द प्रोब इनटू द ईयर कैनाल, जो ईयर कैनाल होता है, जो कान का जो छेद होता है उसको ईयर कैनाल बोला जाता है, उसमें प्रोब को क्या किया जाता है, जेंटली इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आप लोग को। अब है इसका नॉर्मल रेंज, इसका कितना होता है, तो इसका 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100.9 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए जो रेक्टल टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, रेक्टल टेम्परेचर और ईयर टेम्परेचर ये लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है, लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है। आगे बढ़ते हैं, सभी चीज़ अभी याद होगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग बैक जाते हैं। देखो जो रेक्टल टेम्परेचर होता है, आर फॉर रेक्टल और ई फॉर ईयर, ठीक है ना, आर ई, ये दोनों, आर फॉर रेक्टल और ई फॉर ईयर, ये दोनों का जो टेम्परेचर होता है ये लगभग लगभग सेम होता है, अप्रोक्स ऐसे सेम होता है, लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से इसको लिख सकते हैं कितना, 100.5 लिख सकते हैं, 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना आप लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला टेम्परेचर आपको दो गो का एक के जगह पे याद हो जाएगा कितना होता है ना। उसके बाद आपको और क्या था, ओरल था, ओरल का कितना होता है 98.6 से लेकर के 98.5 से लेकर के 99.5 तक ओरल वाला जाता है, ठीक है। एक्सिलरी 96 से लेकर के 96.5 से 98.5 होता है। चलिए 23 नंबर में देखते हैं, इसमें क्या है कि टेम्पोरल आर्टरी, देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो आपका ये कान है, कान के ऊपर में यहाँ पे, यहाँ से एक टेम्पोरल आर्टरी जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से टेम्पोरल आर्टरी इस तरह से जाता है, ये आर्टरीज होता है टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है ना। ये जो कान के ऊपर बोन होता है या जहाँ पे हम लोग का कान लगा हुआ होता है उस बोन का नाम है टेम्पोरल बोन, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम में आपने अपने लेक्चर में पढ़ाया है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो टेम्पोरल बोन के नाम पे पड़ा है टेम्पोरल आर्टरी, जो कि ये आर्टरी टेम्पोरल बोन की तरफ जाता है ना, उसी में इंटर करता है। तो ये टेम्पोरल आर्टरी टेम्परेचर फोर हेड पे इसको मापा जाता है, फोर हेड ये वाला होता है, आगे वाला फोर हेड, ठीक है ना। यहीं पे बगल में क्या होता है, टेम्पोरल आर्टरी होता है, टेम्पोरल आर्टरी होता है, ठीक है ना। उसी आर्टरी पे इसको रखा जाता है, ये थर्मामीटर को टेम्पोरल आर्टरी टेम्परेचर लेने के लिए इस थर्मामीटर को रखा जाता है, ठीक है ना। ये सिर्फ टेम्पोरल आर्टरी को ही इससे मापा जाता है। यूज़ टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर, बोल रहा है कि थर्मामीटर टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर को यूज़ करना है। प्लेस द प्रोब ऑन द फोरहेड, फोरहेड पे प्रोब को, जो इसका प्रोब है इसको फोरहेड पे रखना है, होल्ड 1 से 2 सेकंड, इसको भी 1 से 2 सेकंड छोड़ना है। नॉर्मल रेंज इसका 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, याद रखिएगा। और इंफ्रारेड ये वाला जो होता है ये इंफ्रारेड होता है, ठीक है ना। स्कैन कीजिए, ये नॉन कांटेक्ट में होता है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है कि कौन सा थर्मामीटर है जो विदाउट कंटेंट या नॉन कंटेंट से ही टेम्परेचर को माप सकता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर इज फॉर नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एम द थर्मामीटर एट द फोरहेड, एम यानी निशाना लगाना, थर्मामीटर को निशाना लगाया, थर्मामीटर से निशाना लगाया जाता है, किस पर निशाना लगाया जाता है, एट द फोरहेड और ईयर पे निशाना लगाया जाता है, ठीक है ना। और इससे क्या हो जाता है कि इंफ्रारेड टेम्परेचर आपका निकल के आ जाता है। होल्ड फॉर 1 से 2 सेकंड, नॉर्मल रेंज इसका 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये होता है डिजिटल, ये सब कोई देखा हॉस्पिटल में यूज होता है, सबको यूज़ भी किया हुआ है ना।
तो यूज ए डिजिटल थर्मामीटर और नॉर्मल रेंज इसका 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोटिस किए होंगे, एक चीज़ आप लोग नोटिस यहाँ पे क्या किए हैं कि जो टेम्पोरल आर्टरी है और ये इंफ्रारेड थर्मामीटर है और डिजिटल थर्मामीटर है, ये जो तीनों का, ठीक है ना, टेम्पोरल आर्टरी का, आई का और ये डी का, है ना। तो जो टिड है, टिड इसका जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर 97.7 है से लेकर के 99.5 है, ठीक है। इतना डिग्री क्या है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। तो ये अगर आप याद रख लेते हैं तो तीनों का एक साथ नॉर्मल टेम्परेचर याद हो जाएगा। फिर उसके बाद रेक्टल और ईयर आर ई का कितना होता है, आर ई का कितना होता है, आर ई का कितना होता है, उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आर ई का ये होता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 तक ये जाता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है और सबके मुकाबले में। याद रखिएगा, रेक्टल और ईयर का 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए 23-24 में अब चलते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ हाइपर पायरेक्सिया, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सी नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी को हम लोग बना रहे हैं। हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर का मतलब होता है कि ज़्यादा, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर, क्या होता है, फीवर, पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, फीवर होता है, FEVER, फीवर होता है। पायरेक्सिया, हाइपर का मतलब ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब होता है कम, याद रखिएगा, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो कह रहा है कि हाइपर पायरेक्सिया, जो हाइपर पायरेक्सिया है, हाइपर पायरेक्सिया के साथ पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। अगर किसी पेशेंट को हाइपर पायरेक्सिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फीवर है, बहुत ज़्यादा फीवर है, तो उसको आप क्या नर्सिंग मैनेजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो हाइपर पैरेक्सिया इज ऑल्सो नॉन एज एक्सट्रीम हाइपरथर्मिया, इसको एक्सट्रीम हाइपरथर्मिया भी बोला जाता है। हाइपर पैरेक्सिया इज ऑल्सो नॉन एज एक्सट्रीम हाइपरथर्मिया, ठीक है ना। हाइपर पैरेक्सिया इज ऑल्सो नॉन एज एक्सट्रीम हाइपरथर्मिया, थर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मिया का मतलब होता है, थर्मिया का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है, थर्मिया का मतलब टर्मिया, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता था। हाइपर पायरेक्सिया इज ऑल्सो नॉन एज एक्सट्रीम हाइपरथर्मिया, हाइपर पायरेक्सिया को एक्सट्रीम हाइपरथर्मिया भी, हाइपरथर्मिया के नाम से भी जाना जाता है। हाइपर पायरेक्सिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी, जो हाइपर पायरेक्सिया होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी होता है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है जो घातक होता है ना, उसको लाइफ थ्रेटनिंग बोला जाता है, जानलेवा। लाइफ थ्रेटनिंग का हिंदी होता है जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है कौन, हाइपर पायरेक्सिया। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय बॉडी टेम्परेचर एबव 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 41 यानी कि 41.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 41.1 डिग्री सेल्सियस और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है, बॉडी का टेम्परेचर ये 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, कैरेक्टराइज किया जाता है, पहचाना जाता है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है कि असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट यानी कि चेक करेंगे। असेसमेंट का मतलब होता है चेक करना, क्या क्या चेक करेंगे, वाइटल साइन को चेक करेंगे, टेम्परेचर आता है, पल्स आता है, बीपी आता है, रेस्पिरेशन रेट आता है वाइटल साइन में। उसके बाद असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कितना होश में है, कितना बेहोश है, उसको चेक करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई कॉजेज, कॉज क्या है, कारण क्या है, किसके कारण उसको ये हाइपर पायरेक्सिया हुआ है, इन्फेक्शन के कारण हुआ है, हीट स्ट्रोक के कारण हुआ है, मेडिकेशन के कारण, क्यों हुआ उसको हाइपर पायरेक्सिया। हीट स्ट्रोक का मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई उसके कारण। हाइपोथर्मिया ट्रीटमेंट देंगे। थर्मिया का मतलब होता है
टेम्परेचर, हाइपो का मतलब होता है कम, टेम्परेचर को कम करने के लिए ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट देंगे, तो कूल पेशेंट रैपिडली यानी कि तेज़ी से, यानी कि पेशेंट को कूल करेंगे, बहुत तेज़ी से कूल करेंगे विदिन 1 to 2 आवर्स में। यूज़ कूलिंग मीजर्स, जो भी कूलिंग मीजर्स का मतलब होता है उपाय, और मीजर्स का मतलब होता है नाप, मीजर का मतलब होता है नापना भी होता है, और मीजर का मतलब उपाय भी होता है। तो यूज़ कूलिंग मीजर यानी कूलिंग मीजर को यूज़ करेंगे। कौन कौन सा कूलिंग मीजर होता है, कूलिंग पैड होता है, जैसे कि आप ये लोग ये सब देख रहे हैं, ये सब कूलिंग मीजर्स ये सब है, ये सब क्या है, कूलिंग पैड है जिसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि जो बॉडी हीट हुआ है वो ठंडा हो जाए, ठीक है। इसके बाद में ये है सपोर्टिव केयर दिया जाता है, ठीक है ना। सपोर्टिव केयर में क्या किया जाता है, मेंटेन एयरवे का मतलब होता है रास्ता, WAY, वे का मतलब क्या होता है, रास्ता, एयर का मतलब हवा की रास्ता। तो जो वाइंड पाइप ये आप देख रहे हैं, वाइंड पाइप इसके मुंह में इधर जा रहा है, ठीक है ना। ये इधर ये ओइसोफेगस है, ये वाला है ट्रेकिया जिसको वाइंड पाइप बोला जाता है। हवा इसी तरह से इंटर करता है। तो इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना होता है, चेक करना होता है, मेंटेन करना पड़ता है एयरवे को, ठीक है ना। एयरवे हवा के रास्ता को चेक करना पड़ता है, ब्रीदिंग को, सांस को देखा जाता है, ठीक है ना। नाक के पास हाथ या फेस के स्किन को रख करके और फील किया जाता है कि ब्रीदिंग उसकी सांस ले रहा है, दे रहा है कि नहीं, ठीक है। सर्कुलेशन यानी कि उसके सर्कुलेशन को देखिए यहाँ पे चेक कर रहा है, आर्टरी पे हाथ रख के फील किया जाता है, पालपेट करके फील किया जाता है कि आर्टरी चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है तो सर्कुलेशन ठीक है। ब्रीदिंग यानी अच्छा सांस ले रहा है तो ब्रीदिंग ठीक है। एयरवे, अगर मुंह खोल के इस तरह से देखिए, अगर मुंह में कोई भी चीज़ नहीं फंसा हुआ है, गड़गड़ाहट किया जाता, आवाज़ नहीं आ रही है, तो एयरवे ठीक है। तो ये सारा चीज़ सपोर्टिव केयर में आता है ना। उसके बाद में एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं उस तरह के पेशेंट में जिसके पास ऑक्सीजन का लेवल घट गया है ना। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करते हैं, कैल्शियम, पोटासियम, जो ये सारा चीज़ होता है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, क्लोराइड वगैरह ये सब। प्रोवाइड हाइड्रेशन, उसको ओरल और आईवी फ्लूइड देते हैं, जैसे कि आईवी फ्लूइड में जो सैलाइन वगैरह आप लोग सुने होंगे वो सब आईवी फ्लूइड में आता है। ओरली अगर जो इलेक्ट्रल पाउडर होता है, ग्लूकोज वगैरह, ये सब क्या होता है, इससे इसको हाइड्रेशन मिलता है। मैनेज इसका पेन और डिसकम्फर्ट को हम लोग मैनेज करते हैं। प्रिवेंट सियरिंग मतलब कि उसको जो जो जड़ाने लगती, एकदम शरीर कांपने लगता है, उसको सियरिंग बोला जाता है। उसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट यानी रोकना। यूज सिडेशन यानी कि एक सुस्त वाली दवा होती है वो दी जाती है। और एनाल्जेसिया जो होता है, एनाल्जेसिया ये पेन किलर टाइप का पेन को ख़त्म करने वाली दवा होती है। उसके बाद में मेडिकेशन यानी कौन कौन सी दवा दी जाती है। एंटीपायरेटिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है जो दवा फीवर के लिए दी जाती है ना, फीवर के अगेंस्ट में दी जाती है, उसको बोला जाता है एंटीपायरेटिक। एंटी का मतलब अगेंस्ट और पायरेटिक का मतलब फीवर, यानी कि फीवर के अगेंस्ट में देने वाली जो दवा होती है वो सब एंटीपायरेटिक होती है। जैसे कि एसिटामिनोफेन जो होता है ये पैरासीटामोल ही है, दोनों का अलग अलग जेनेरिक नेम है, बट एसिटामिनोफेन ये पैरासीटामोल है, एसिटामिनोफेन ये पैरासीटामोल है। उसके बाद इबुप्रोफेन होता है जो पेन वगैरह में, फीवर में दी जाती है। उसके बाद में बेंजोडायजेपिन होता है सीजर वगैरह के लिए ये सीडेशन में दिया जाता है, सुस्त करने के लिए दिया जाता है बेंजोडायजेपिन। अगर पेशेंट को सीजर आ गया, इस तरह की फीवर है, इतना ज़्यादा फीवर है, तो उसको बेंजोडायजेपिन दी जाती है। एंटी सियरिंग एजेंट दिया जाता है, मतलब कि जो उसको कपकपी हो रही है उसके लिए उसके अगेंस्ट में दवा दी जाती है। क्या, मिपेरिडिन दिया जाता है, जैसे मिपेरिडिन उसके बाद से क्या है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है इफ़ इन्फेक्शन सस्पेक्टेड। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक देना कंपल्सरी, एंटीबायोटिक भी देना है। उसके बाद में मॉनिटरिंग, क्या क्या मॉनिटर करेंगे,
उसका कंटिन्यूअस टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे कि कितना टेम्परेचर है। वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे एवरी 15 से 30 मिनट, हर एक 15 से 30 मिनट में वाइटल साइन लेंगे, यानी कि उसका टेम्परेचर देखेंगे, बीपी देखेंगे, पल्स देखेंगे, रेस्पायरेशन रेट देखेंगे, है ना, ये सारा चीज़ उसका वाइटल साइन है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेवल देखेंगे, ये सारा चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है। अब आगे है 26 नंबर में, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। पेशेंट को सीजर हो सकती है, जैसे मिर्गी की बीमारी जिसको बोला जाता है ना, उसको सीजर बोला जाता है। मिर्गी की बीमारी जिसका जौ खुला का खुला रह जाता है, कर आवाज़ इस तरह से आता है, शरीर एकदम टाइट हो जाता है, मसल्स एकदम टाइट हो जाता है, ठीक है। कार्डियक एरिथमियासिस होता है, मतलब कि हार्ट जो है बढ़िया से नहीं चल पाता है, अरिथमियासिस होता है। अरिथमियासिस यानी कि उसका रिदम घबरा जाता है, कार्डियक का है ना, बीटिंग कभी मान लीजिए 1 मिनट में 80 आएगा, कभी 1 मिनट में 50 आएगा, कभी 1 मिनट में 100 आएगा, इस तरह से हो जाता है। रेस्पायरेशन फेल्योर, रेस्पायरेटरी फेल्योर हो जाएगा, यानी रेस्पायरेटरी किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है ना। रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स वाला जो भी सिस्टम, हवा लेने वाला जो भी सिस्टम होता है उसको रेस्पायरेटरी सिस्टम बोला जाता है। तो रेस्पायरेटरी फेल्योर यानी कि उसका लंग्स फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा, सांस नहीं ले पाएगा। रीनल फेल्योर, रीनल यानी कि ये रीनल सिस्टम जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी से रिलेटेड है, यानी कि उसका किडनी खराब हो जाएगा, है ना। कोएगुलोपैथी हो जाएगा उसको। अब है एजुकेशन, पेशेंट को टीच पेशेंट एंड फैमिली अबाउट हाइपर पायरेक्सिया प्रिवेंशन, यानी कि हाइपर पायरेक्सिया प्रिवेंशन को रोक, हाइपर पायरेक्सिया प्रिवेंशन का मतलब हाइपर पायरेक्सिया को रोकना, इसके बारे में फैमिली और पेशेंट को क्या करना है, टीच करना, पढ़ाना है। एजुकेट ऑन द प्रॉपर कूलिंग टेक्निक से इसको क्या करना है, एजुकेट करना है। उसके बाद से हाइपर पैरेक्सिया स्टेजेस क्या होता है, इसमें माइल्ड होता है जो 103 यानी कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होता है, तो उसको माइल्ड हाइपर पैरेक्सिया बोला जाता है। मॉडरेट यानी कि माइल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो मॉडरेट है। सीवियर होता है कि अगर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर चला गया, यानी कि 41.1 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर चला गया, तो इसको सीवियर बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से आंसर द फॉलोइंग, राइट द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, ये भी है 5 नंबर क्वेश्चन, यानी कि पेशेंट को डिस्चार्ज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना, यही पूछ रहा है। द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अ पेशेंट फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी से हेल्थ केयर फैसिलिटी से पेशेंट को रिलीज करने का प्रोसेस होता है क्या, पेशेंट का डिस्चार्ज, ठीक है ना। पेशेंट को जब अगर हॉस्पिटल से निकालना हो, जब वो चला जाता है ठीक होकर के, तो उसी प्रोसेस को डिस्चार्ज प्रोसेस बोला जाता है। सच एज हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम केयर आफ्टर हिज और हर रिकवरी, उसके रिकवरी के बाद उसको छोड़ा जाता है। टाइप ऑफ डिस्चार्ज, इसमें रूटीन डिस्चार्ज होता है, और कौन होता है, ट्रांसफर डिस्चार्ज होता है। रूटीन डिस्चार्ज जब पेशेंट इज स्टेबल और एबल टू रिटर्न होम, तो इसको रूटीन डिस्चार्ज बोलते हैं। ट्रांसफर डिस्चार्ज होता है कि जब पेशेंट को अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में भर्ती है और वो वहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करना पड़ा, दूसरे जगह जा रहा है, तो वो ट्रांसफ़र डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद में अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस डिस्चार्ज, जिसको अम्मा डिस्चार्ज भी बोला जाता है। जैसे आप लोग अम्मा जी बोलते हैं ना, बहुत सारे गर्ल्स लोग जिनका शादी हो जाता है तो अम्मा जी बोलती है, तो वही अम्मा डिस्चार्ज है। ए फॉर अगेंस्ट, एम फॉर मेडिकल, ए फॉर एडवाइस डिस्चार्ज, यानी कि मेडिकल के एडवाइस के अगेंस्ट में जो डिस्चार्ज होता है उसको अम्मा डिस्चार्ज बोला जाता है। पेशेंट लीव अगेंस्ट डॉक्टर एडवाइस, यानी कि जो पेशेंट होता है ये डॉक्टर एडवाइस के अगेंस्ट में, यानी कि उसके विरुद्ध में, यानी कि उसको बिना बोले, उसके एडवाइस को बिना लिए वो क्या करता है, लीव कर देता है, छोड़ देता है, हॉस्पिटल को छोड़ देता है, चले जाता है। एक होता है इमरजेंसी डिस्चार्ज। इमरजेंसी डिस्चार्ज में क्या होता है, जब पेशेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई, इमरजेंसी कंडीशन में, उस समय दूसरे किसी हेल्थ केयर सेटिंग में, दूसरे किसी हॉस्पिटल में भेजा जाता है, उसको इमरजेंसी डिस्चार्ज बोला जाता है। डिस्चार्ज प्रोसीडर्स क्या है, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है। डिस्चार्ज में क्या किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है, 1 से 2 घंटा पहले पहले प्रिपरेशन किया जाता है। क्या क्या प्रिपरेशन किया जाता है, पेशेंट का जो चार्ट होता है उसको देखा जाता है, इंश्योर किया जाता है कंप्लीटनेस की, जो चार्ट है, जो भी पेशेंट का जो चार्ट बना हुआ है, मेडिकेशन चार्ट चाहे जो भी चार्ट है, वो कंप्लीट है कि नहीं, तो उसके कंप्लीटनेस को देखा जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, अपडेट मेडिकेशन लिस्ट,
जो भी मेडिकेशन लिस्ट है उसका अगर अपडेट नहीं हुआ है, उस पर कोई दवा नहीं चढ़ा है, टाइमिंग नहीं चढ़ा है, उसको अपडेट करना है। उसके बाद से क्या करना है, कन्फर्म द फॉलो अप अपॉइंटमेंट। उसका जो फॉलो अप का मतलब होता है जब पेशेंट अपने घर चले जाता है उसके बाद फिर आता है दिखाने के लिए, फिर जाता है फिर आता है, तो इसी प्रोसेस को फॉलोअप बोला जाता है। तो फॉलोअप के लिए अपॉइंटमेंट को कंफर्म करना है, ठीक है ना, कि कब आना है इस चीज़ को कंफर्म करना है। फिर दूसरी बार आज हॉस्पिटल से जा रहे हो तो फिर दूसरा बार कब आओगे डॉक्टर से दिखाने, इस चीज़ को क्या करना है, कंफर्म करना है। प्रिपेयर डिस्चार्ज पेपर वर्क, जो भी डिस्चार्ज जो पेपर वर्क है उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर यानी तैयार करना है। स्टेप 2 में पेशेंट एजुकेशन 30 मिनट टू 1 आवर बिफोर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज से आधा घंटा या 1 घंटा पहले पेशेंट को एजुकेशन देना है। अब क्या इसमें करना है, रिव्यू सेल्फ केयर इंस्ट्रक्शन, यानी खुद से केयर करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना है कि तुमको कैसे अपने आप को केयर करना है घर पे, उस चीज़ के बारे में उसको रिव्यू देनी है। उसके बाद में डिस्कस मेडिकेशन मैनेजमेंट, जो भी मेडिकेशन का मैनेजमेंट है उसके बारे में डिस्कस करना है कि कैसे दवा खानी है, घर पे जा रहे हो कैसे खाओगे, वहाँ पे कोई सिस्टर ने, डॉक्टर ने, नर्स ने, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। प्रोवाइड रिटेन इंस्ट्रक्शन, उसको रिटेन इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो, लिख करके भी दे सकते हो अगर वो भूल जा रहा है तो, ठीक है ना। उसके बाद में आंसर द पेशेंट और फैमिली, जो भी क्वेश्चन है पेशेंट का, जो भी क्वेश्चन है पेशेंट का उसके बीमारी से रिलेटेड, उस सभी चीज़ों को क्लियर करना है। एज ए नर्स आपको क्लियर करना है, ठीक है ना। और जो भी उसके फैमिली का प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है उस सभी को क्लियर करना है। फाइनल जो असेसमेंट है ये 15 से 30 मिनट पहले होता है, बिफोर लिखा है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट को अब तीसरा स्टेप में वाइटल साइन चेक किया जाता है। रिव्यू लैब रिजल्ट को देख लिया जाता है, जो भी उसका लैब रिजल्ट आया होता है उसको देख लिया जाता है। इंश्योर पेशेंट स्टेबिलिटी, यानी कि पेशेंट स्टेबल है कि नहीं, पेशेंट ठीक ठाक है कि नहीं, पेशेंट अपने से चल फिर रहा है कि नहीं, है ना, उसके स्टेबिलिटी को देख लिया जाता है। ये 3 चीज़ जो है स्टेप 3 में फाइनल असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है चेक करना। अब डिस्चार्ज के समय में, टाइम ऑफ डिस्चार्ज है, इस समय क्या किया जाता है, साइकेट्रिक साइन डिस्चार्ज ऑर्डर। साइकेट्रिक जो फिजिशियन जो होता है, जो डॉक्टर होता है, इसका क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज ऑर्डर पर साइन होना चाहिए। उसके बाद नर्स रिव्यू डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन, जो भी डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से देख लीजिए। फिर पेशेंट साइन डिस्चार्ज पेपर वर्क, जो डिस्चार्ज जो पेपर वर्क है उस पर पेशेंट का साइन होना चाहिए कि मैं अपने पेशेंट को लेकर के जा रहा हूँ। उसका जो भी अटेंडेंट होता है या पेशेंट होता है खुद वो लिखता है। प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उसको पेशेंट को प्रोवाइड करना है। पोस्ट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद क्या होता है, फॉलो अप फ़ोन कॉल, जब डिस्चार्ज हो गया उसके बाद फॉलो अप के लिए फ़ोन कॉल करके आप विदिन 24 into 48 आवर्स में पूछ सकते हैं कि कैसे हैं, आपका बीमारी कैसा, सारी चीज़ें पेशेंट से पूछ सकते हैं। रिव्यू डिस्चार्ज समरी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, डेट्स ऑल। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया और इतने देर तक मेरे को सुना, ठीक है। और मैंने भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इस सारी चीज़ों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिए और प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए। 8 से 10 घंटा लगातार आप लोग पढ़िए, क्योंकि जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज़ आप लोग ये सोच के मत बैठिए कि बिना पढ़े ही हो जाता है, बिना पढ़ने से ही हो जाएगा, नहीं। ये सारी जो भी सेक्टर है, लाइफ सेविंग आप हैं, लाइफ सेवर हैं, किसी के लाइफ को बचाने जा रहे हैं, किसी की ज़िंदगी से मत खेलिए प्लीज़। आपको भले नहीं करना है नहीं कीजिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। पढ़ करके जाइए ताकि आप लोग को भी गर्व फील हो गया। अगर आप पढ़ते हैं तभी आपको कोई रिस्पेक्ट देता है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि नर्सिंग फील्ड में, नर्सिंग प्रोफेशन को लोग थोड़ा सा दूसरे ही नज़र से देखता है कि लोग का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। वो इसलिए देखता है क्योंकि आप लोग अपने पोटेंशियल को नहीं बढ़ा पाते हैं, अपने रिस्पेक्ट को खुद से नहीं बढ़ा पाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं बढ़ा पाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए आप लोग अपने ये कॉन्फिडेंस पे, अपने नॉलेज पे ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिएगा तब ये होगा। सारा चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो है एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन है, पढ़े लिखे हैं, तो समझिए आपके पास थर्ड आई है। अगर आपके पास थर्ड आई है तो अंधेरा में भी सभी चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है ना। और वो सभी चीज़ों को आप लोग हासिल कर पाएंगे जिस चीज़ को आप लोग गोल या टारगेट जो भी बना कर रखे हैं। तो इस चीज़ को समझिए। थैंक यू, डेट्स ऑल।